दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बिकम सक्सेसफुल एलआईसी एजेंट। एलआईसी में एक सफल एजेंट कैसे बने। दोस्तों क्षेत्र कोई भी हो, हर व्यक्ति जीवन में सफल बनना चाहता है, लेकिन दोस्तों सफल बनने के लिए अथक प्रयास, खूब मेहनत, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। यदि आप आज किसी भी क्षेत्र के कामयाब व्यक्ति को देखें, तो यदि उसका आप इतिहास देखें तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने इतिहास में कितनी मेहनत की होगी, अपने पास्ट में कितनी मेहनत की होगी। तो फ्रेंड्स, देयर इज ए नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि देयर इज ए नो फार्मूला, देयर इज ए नो शॉर्टकट। हाँ, हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जिसको यदि हम यूज़ करें, अप्लाई करें, तो डेफिनेटली जो हमारा गोल है जिससे कि हम सफल हो सकते हैं अपने क्षेत्रों में, डेफिनेटली हम हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन इंटरेक्टिव रहने वाला है। आप मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। हम आज बहुत सारे पॉइंट्स पर डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यदि हम सफल होते हैं तो उसके पीछे हमारे होते हैं वेल विशर्स, हमारे मोटिवेटर्स, और सबसे पहले उसमें नाम आता है हमारे पेरेंट्स का। दोस्तों, जिनके बेस पर हम यहाँ पहुँचे हैं, दोस्तों जिनके बेस पर हम यहाँ हैं, वो हमारे प्राथमिक टीचर्स हैं। फ्रेंड्स, मैं ये बोलना चाहूँगा, हमारे माता पिता का हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है, और उसके बाद आते हैं हमारे फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, यकीन मानिए, एलआईसी में यदि कोई बेस्ट वेल विशर है, वो तो है आपके गुरुजन, आपके रिस्पेक्टेड डेवलपमेंट ऑफिसर। तो फ्रेंड्स, आप वो दिन सोचिए जब आपने एलआईसी को ज्वाइन किया था और आपने एक फॉर्म भरा था एलआईसी में एजेंट बनने के लिए। तब से लेकर आज तक आपको एलआईसी में सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति दिखाई देता है, वो है आपके डेवलपमेंट ऑफिसर। आपको कोई समस्या आ जाए, वो आपके समक्ष होते हैं। और फ्रेंड्स, एलआईसी में सबसे बड़े वो आपके मोटिवेटर हैं। तो इनके सपोर्ट्स के बिना हम आगे कभी जीवन में आगे नहीं जा सकते। तो आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सेशन के बाद हो सके तो पर्सनल, नहीं तो एटलीस्ट एक फ़ोन जरूर करें और इनको थैंक यू अवश्य कहें कि आपके सहयोग से मैं जीवन के इस पड़ाव तक पहुंचा हूं और मैं और आगे जाना चाहता हूं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि आज का जो सेशन है, हम एलआईसी में सक्सेसफुल एजेंट बनना चाहते हैं, तो सक्सेसफुल एजेंट की डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले अगर आप मेरे अकॉर्डिंग समझते हैं तो वो है आपकी इनकम में ग्रोथ। आप एलआईसी से जो अर्न कर रहे हैं वो हर साल ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा। आपने एक साल खूब अच्छा अर्न किया, लेकिन उसके बाद इतना अच्छा अर्न नहीं कर रहे हैं, तो आप एक सफल एजेंट की कैटेगरी में नहीं कहे जा सकते। आपका जो फॉर्म 16 है वो हर साल एक 10%, 15%, 20% की एवरेज से बढ़ना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी सक्सेसफुल एजेंट का, वो है उसकी इनकम, और वो इनकम किस दर से ग्रो कर रही है। फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट है कि आपकी को कितनी रेपुटेशन मिल रही है, आपको कितना रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। आप जब एलआईसी ब्रांच में जाते हैं तो लोग आपको जानते भी हैं, नहीं भी जानते। आपके पास कौन सी क्लब मेंबरशिप है, आपके पास काम के जरिए लोगों के मध्य आपकी पहचान डेवलप हो पा रही है, नहीं हो पा रही है, ये भी सक्सेसफुल एजेंट का एक पैरामीटर है। तीसरा पॉइंट है इंडिपेंडेंट। आप कितना कार्य स्वयं करते हैं, आप एलआईसी की कितने कार्यों को इंडिपेंडेंटली संभाल सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ पॉलिसी सेलिंग पे ही फोकस कर रहे हैं, आपको एलआईसी के दूसरे कार्यों का ज्ञान नहीं है, आप उसके लिए दूसरों पे डिपेंडेंट हैं। तो फ्रेंड्स, एक सक्सेसफुल एजेंट बनने के लिए आपको इंडिपेंडेंट बनना भी बहुत जरूरी है। फोर्थ पॉइंट, यू हैव टू बी प्रोफेशनल। आज का दौर दोस्तों प्रोफेशनल का है। यदि आप ये कहें कि आप नॉर्मल तरीके से सक्सेसफुल हो जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। यू हैव टू बिकम प्रोफेशनल एजेंट, तब आप ये कह सकते हैं कि आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सक्सेसफुल एजेंट के पास 4 चीज़ों का होना जरूरी है। उनकी इनकम ग्रो हो, उनको रेपुटेशन मिले, रिकॉग्निशन मिले, वह इंडिपेंडेंटली कार्य कर सकें और एक प्रोफेशनली एजेंट के रूप में स्थापित हों। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। मैंने जैसा पहले ही बताया आपको, आज का सेशन मोटिवेशनल सेशन नहीं है। मैं आपको आज ये नहीं समझाने वाला कि पानी में आग लगा दीजिए, मरुस्थल पर पेड़ उगा दीजिए, हरियाली ला दीजिए। आज का सेशन टोटली
डे टू डे बेसिस पर आप क्या कर सकते हैं जिससे आप एक सफल एजेंट बन सके, उस पॉइंट्स को मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं। फ्रेंड्स, सेशन शुरू होने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, दिल से इस सेशन से जुड़िए, पूरा कॉन्सेंट्रेट आज सीखने पर लगाइए। ये आज का सेशन इंटरेक्टिव सेशन रहने वाला है। बीच बीच में मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, जिसको मैं रिप्लाई चाहूंगा कि आप यूट्यूब पे मुझे रिप्लाई भी करें, और मैं देखूंगा भी कि किसका रिप्लाई आ रहा है, किसका नहीं आ रहा है। और मैं आपको अश्योर करता हूं, आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, और प्रैक्टिकली आप उन चीज़ों को यूज़ करेंगे, और डेफिनेटली आप एलआईसी में एक सक्सेसफुल एजेंट बनेंगे। ये मैं आपको अश्योर करूंगा, बशर्ते आप सब चीज़ों को प्रैक्टिकली यूज़ करें। किसी भी क्षेत्र में सफल बनने के लिए जरूरी है आपका क्या उद्देश्य है, आपका एम क्या है, आपकी डिजायर क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, आपकी विल क्या है। दोस्तों, अगर विल नहीं तो जील नहीं, बिना जील के, बिना उत्साह के आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते हैं। सबसे जरूरी है कि आप अपना टारगेट सेट करें कि मुझे एलआईसी में क्या करना है। दोस्तों, आप खुद सोचिए, यदि मैं बात आज से 3 साल पुरानी करूं, मैं कहूं आपसे कि 18 अक्टूबर 2017 को आप कहां पर थे? 3 साल पहले आप कहां पर थे? क्या 3 साल पहले जहां थे आप अगले 3 साल भी ऐसे ही व्यतीत करना चाहते हैं, या 3 साल के बाद आप कहां पर अपने आप को देखना चाहेंगे? अगर मैं बात करूं तो दिस इज ए लॉन्ग टर्म गोल, कि आफ्टर 3 इयर्स आप अपने आप को कहां पर स्थापित होते हुए देखना चाहेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो व्यक्ति इसका डिसीजन नहीं लेंगे उनको थोड़ा सा दिक्कत आएगी। मैंने जैसे ही पहले कहा कि आपको डिसीजन लेना बहुत जरूरी है कि आज से 3 साल बाद मैं अपने आप को एलआईसी में कहां देखता हूं, किसी भी टर्म में। चाहे आप ये सोचे कि 3 साल बाद मुझे चेयरमैन क्लब मेंबरशिप चाहिए, मुझे एमडीआरटी बनना है, मुझे क्लब गैलेक्सी का मेंबर बनना है, मेरी परमानेंट इनकम 1 लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो, या मुझे ब्रांच में टॉप पे आना है, या मुझे अपने डेवलपमेंट ऑफिसर सर की टीम में टॉप पे आना है। तो फ्रेंड्स, कुछ भी टारगेट आपका हो सकता है, आप जो चाहते हैं उसको डिसाइड करें। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप टारगेट डिसाइड नहीं करेंगे तो आगे की गाड़ी चल नहीं पाएगी। दोस्तों, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बात मैं आपसे और शेयर कर लेता हूं, किसी भी कंट्री को यदि ग्रो करना है तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होती है। आप इंडिया में ही देखें, हमारे देश में 5 ईयर प्लानिंग होती है। हम 5 साल बाद क्या करना चाहते हैं, क्या कहां तक पहुंचना चाहते हैं, उसकी प्लानिंग हमें आज करनी होती है। तो क्या हम अगले 3 साल तक कहां पहुंचेंगे उसकी प्लानिंग नहीं कर सकते अपने लिए? और फ्रेंड्स, दूसरा आता है शॉर्ट टर्म गोल। 2020 को खत्म होने में 73 डेज हमारे हाथ में है। अगले 73 दिनों में आप क्या करना चाहते हैं? आप क्या एमडीआरटी की प्लानिंग कर सकते हैं? ऐसा सोचा है आपने? नहीं सोचा? अपनी योग्यताओं के अनुसार, अपनी क्षमताओं के अनुसार आप कुछ भी शॉर्ट टर्म गोल ले सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपसे और डिस्कस करना चाहूंगा, यदि आप एमडीआरटी का टारगेट लेते हैं और एमडीआरटी भगवान ना करे नहीं बनते, तो उसका बेनिफिट क्या होगा? आपको 2021 में एमडीआरटी करने के लिए ये 73 डेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। 365 डेज तो आपको मिलेंगे 2021 में, लेकिन जो अभी आप काम करेंगे इन 73 डेज में, जो आप क्वार्टरली पॉलिसीज करेंगे, नैच मोड में करेंगे, हाफ ईयरली मोड में करेंगे, उसका सारा प्रीमियम का जो कैलकुलेशन है आपको 2021 में हेल्प करने वाला है। तो आपको शॉर्ट टर्म गोल बनाना ही होगा कि अगले 73 दिन मुझे क्या करना है। उसके बाद इस वित्तीय वर्ष का जो अंत है 31 मार्च 2021 को होने वाला है। मुझे ये देखना होगा कि क्लब मेंबरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे मिनिमम कितनी लाइव्स करनी है, ताकि मैं क्लब मेंबरशिप का फुलफिल कर सकूं क्राइटेरिया को। और दूसरा पॉइंट, मुझे ये भी कंट्रोल करना है कि लैप्सेशन ना हो, उसके लिए मेरी क्या स्ट्रेटेजीज हैं, उसके लिए मेरी क्या टारगेट्स हैं। ये भी आपका एक टारगेट है कि मेरी लैप्सेशन कम से कम हो, और लैप्स हो गई हैं तो रिवाइव कैसे होंगी, ये भी आपकी लिस्ट में होना चाहिए, जो आपकी टारगेट की लिस्ट है। अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको मालूम है कि आप अगले हफ्ते में क्या करने वाले हैं, आपकी नेक्स्ट वीक की क्या प्लानिंग्स हैं?
इसका आंसर मुझे आप YouTube पे करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि आपकी प्लानिंग कल के लिए क्या है, कल आप क्या करने वाले हैं। अगर आप प्लानिंग नहीं कर रहे हैं तो ये दे सकते हैं, हम बात कर रहे हैं अगले 3 साल की आफ्टर 73 डेज की, लेकिन क्या हमारी कल की क्या प्लानिंग है, नेक्स्ट वीक की क्या प्लानिंग है, वो भी हमको मालूम है या नहीं। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, आपको ये बताने के लिए कि हमारा ये पार्ट वीक है। अगर हमको सक्सेसफुल एजेंट बनना है तो हमको मालूम होना चाहिए कि हमें आने वाले दिनों में क्या एक्टिविटीज करनी है, मेरे पास क्या क्या कार्य हैं, अगर नहीं है तो मुझे किन कार्यों में अपने आप को स्थगित करना है, इन्वॉल्व करना है। फ्रेंड्स, दूसरी बात आती है, जब आपको शॉर्ट टर्म गोल मिल जाता है, लॉन्ग टर्म गोल मिल जाता है, तो आप उस पर फोकस करते हैं। अगर आपके पास टारगेट नहीं है तो आप अचीव नहीं कर सकते लाइफ में कुछ भी। टारगेट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों, एक मेरे गुरुजी हैं जिन्होंने मुझे कहा था, इंसान को जीवन में जो वो सोचता है उससे अधिक नहीं मिल सकता। जो भी आप सोचेंगे उससे अधिक नहीं मिलेगा। बहुत ही कम और रेयरस्ट ऑफ रेयर केसेस देखा जाता है कि इंसान जो सोच रहा है वो उससे अधिक जीवन में प्राप्त कर ले। लेकिन मैं आपको श्योर कर रहा हूँ अपने कॉन्फिडेंस के साथ, मेरे गुरुजी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि आप जीवन में जो सोचेंगे आप उससे अधिक नहीं प्राप्त कर सकते, या तो उतना प्राप्त करेंगे या उससे कम प्राप्त करेंगे। ये प्रैक्टिकल कोट है। तो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप उतना सोचें कि जिसके लिए आप मेहनत करें। अपना लेवल ऑफ थिंकिंग, लेवल ऑफ विल पावर कम ना करें, एक थॉट प्रोसेस को इंक्रीज करें कि आपको अधिक से अधिक टारगेट को लेना है और उसके लिए मेहनत करनी है। तो मेरा ये इंपॉर्टेंट सजेशन है आपके लिए कि आप टारगेट को थोड़ा बड़ा करें ताकि आपके प्रयास भी बड़े हों। अब बात आती है कि हम टारगेट तो ले लेते हैं, जैसे हमने टारगेट ले लिया, क्या वो टारगेट हम सबसे शेयर भी करते हैं, डिक्लेयर भी करते हैं? आपको पता है फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ अस अपने टारगेट्स को डिक्लेयर नहीं करते हैं। क्या कारण है? टारगेट तो लिया बहुत मुश्किल से, लेकिन अब डिक्लेयर नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि क्या डर है, यदि मैं अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाया तो लोग मेरे को पूछेंगे, मेरे को ताने मार सकते हैं, मेरे को पॉइंट आउट कर सकते हैं। जो फियर ऑफ फेल्यूर है वो मुझे स्टॉप करता है मेरे टारगेट को शेयर करने के लिए। दोस्तों, एक चीज बताइए, कई बार आपके गुरुज एंड डेवलपमेंट ऑफिसर आपसे पूछते हैं कि इस महीने की क्या प्लानिंग है, क्या टारगेट है। आप में से कई लोग ये कहते हैं कि बहुत अच्छा करने वाले हैं, बहुत शानदार करेंगे, बहुत ही बढ़िया कर देंगे, लेकिन उसको टारगेट की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, जब आपके गुरुजन आपके साथ हैं, वो भी आपसे पूछ रहे हैं कि क्या टारगेट है, तो डिक्लेयर इट ना, उनसे तो शेयर कीजिए कम से कम। और आप डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, ये भी आपको सफलता से चीज दूर करती है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहता हूं। अगर सिक्के का हम दूसरा पहलू देखें, आप अपना टारगेट लेने के बाद कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर करें कि आई वांट टू अचीव इट। मुझे ब्रांच के अंदर टॉपर आना है, मुझे अपनी टीम में टॉप पे आना है, मुझे डिवीजन में रैंक पे आना है। अल्टीमेटली इट विल मोटिवेट यू, 100% इट विल मोटिवेट यू। आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जरूरी है कि आप अपने लक्ष्यों को दूसरों के साथ शेयर करें। आप शेयर करेंगे दोस्तों या नहीं करेंगे? जो भी आपने टारगेट लिया, जो मैं आपसे चाहता हूँ, सबसे पहले आप आपके जो रिस्पेक्टेड डेवलपमेंट ऑफिसर हैं उनको बताएं, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, पेरेंट्स हैं, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके दूसरे जो LIC एजेंट्स फ्रेंड्स हैं, LIC के भी जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं, मैं तो कहता हूँ उनको भी अपना टारगेट बताइए कि मुझे इस साल MDRT करना है, मुझे COT चाहिए। तो एटलीस्ट जो आपका सम्मान है ना, वो अचीवमेंट से पहले मिलना शुरू हो जाएगा, जो मेरा कहने का तात्पर्य है। दोस्तों, आप जैसा जानते हैं कि अभी हमारे देश के हालात इतने अच्छे नहीं चल रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में नहीं चल रहे हैं, यू कैन से। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि हम अपने भारत को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे, हम अपनी अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे 2024 तक। अभी एक और इकोनॉमिस्ट ने कहा कि यदि 9% GDP होगा तभी हम वहां तक पहुंच सकते हैं, जो कि बहुत पॉसिबल नहीं है। क्या हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये बात, जो डिसीजन लिया वो छुप कर लिया? उन्होंने सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने ये कहा कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन तक लेकर जाएंगे, और उसके लिए लगातार प्लानिंग्स कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशंस कर रहे हैं अपनी प्लानिंग्स का।
और कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं अभी भी कि हम अपने टारगेट को अचीव करेंगे। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसा सोचकर डिक्लेयर करते हैं टारगेट्स को, और एक हम है कि अपने टारगेट्स को ना ले रहे हैं और ना ही शेयर कर रहे हैं। तो ये एग्जांपल मैंने इसलिए लिया कि टारगेट शेयर करना सीखिए। जो डर है ना कि लोग क्या कहेंगे, वो दिमाग से निकाल दीजिए दोस्तों। ये डर हमको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। लोग क्या कहेंगे जिस दिन आपने दिमाग से निकाल दिया ना, आपको दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। दिस इज नॉट ए मोटिवेशनल स्पीच, दिस इज प्रैक्टिकल स्पीच कि आप अपने माइंड से पहले तो ये बाहर निकालिए कि लोग क्या कहेंगे। आप एक बार टारगेट को डिसाइड कीजिए, चाहे शॉर्ट टर्म है चाहे लॉन्ग टर्म है, उसके बाद डिक्लेयर आई वांट टू अचीव इट एट एनी कॉस्ट। माइंड से निकाल दीजिए लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना, उनको छोड़िए, आगे बढ़िए जीवन में दोस्तों। आपने विल तो ले लिया कि टारगेट तो ले लिया, डिक्लेयर भी कर दिया, क्या बिना स्किल के, क्या बिना नॉलेज के हम उस टारगेट को प्राप्त कर सकते हैं? अगर हमको एलआईसी में एक सफल एजेंट बनना है, सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया विल, एंड सेकंड स्टेप इज स्किल। स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों। मैं बताना चाहूंगा दुनिया में कोई भी एक्सपर्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। हर व्यक्ति सीख रहा है, हर व्यक्ति को सीखना पड़ता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। लर्निंग इज कंटिन्यूअस एंड एंडलेस प्रोसेस। जीवन के अंतिम दिन तक हमको सीखना है दोस्तों। आपको अपने अंदर एक हैबिट डेवलप करनी है। यदि आपको एलआईसी में प्रोफेशनल बनना है, एलआईसी में अपने इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है, तो आपको एलआईसी में लगातार सीखना होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप सीखने में कितना इंटरेस्ट लेते हैं। अगर आप सीखने में इंटरेस्ट नहीं लेते, कोई बात नहीं, आज से शुरू कर सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज से आप सीखना शुरू करें। फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से। कोई भी व्यक्ति अगर एलआईसी में सफलता चाहता है, उसको अपना स्किल आज की डेट में इम्प्रूव करना होगा। कंपटीशन का दौर है। इस कंपटीशन के युग में हम ये नहीं कह सकते कि इस बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। आज की डेट में आपको डेली बेसिस पर जो भी एलआईसी में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आती हैं, जो आपको सीखनी चाहिए, उसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप डायरी और पेन का यूज करते रहिए। कुछ टाइम पहले बिफोर कोरोना पीरियड एक थ्योरी आई थी, उसमें कहा गया था दिस इज अ मिलेनियल पीरियड। मिलेनियल का मतलब है जो लोग, जो युवा पीढ़ी किसी भी कार्य के लिए अपने फोन पर डिपेंड है, अपने लैपटॉप पर डिपेंड है। उसको किसी भी दुनिया में किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो सारी अपनी रिक्वायरमेंट्स फोन पर फुलफिल कर सकते हैं। ये था मिलेनियल। इसके लिए एलआईसी ने भी काफी तैयारी की, और उसके बाद आया कोरोना पीरियड। आज की पीढ़ी में क्या सीखा दोस्तों? चाहे बच्चों की एजुकेशन हो, चाहे वृद्ध व्यक्ति हो, चाहे कुछ भी हो, हर चीज ऑनलाइन होती जा रही है। आज की डेट में हम ये भी देख रहे हैं कि जो व्यक्ति ऑनलाइन अपने आप को अपडेट नहीं कर रहा है, वो इस ऑनलाइन एरा से, इस ऑनलाइन युग से पीछे होता जा रहा है। आज की ये ऑनलाइन ट्रेनिंग भी इसी का एक पार्ट है। आज ये ऑनलाइन ट्रेनिंग इतनी फेमस और पॉपुलर होती जा रही है, हमारे बच्चे तो एजुकेशन ले रहे हैं, हम लोग भी ट्रेनिंग ले रहे हैं और आप तक अपने संदेश पहुंचा पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको सफलता के दौर में जाना है, सफलता प्राप्त करनी है, तो आपको ऑनलाइन आना होगा, अपने आप को एक्टिव करना होगा। फ्रेंड्स, अब मैं बात करता ऑनलाइन की। इसमें कुछ पॉइंट्स आप नोट करते रहिए, आई विल बी मोर हैप्पी। सबसे पहला पॉइंट है व्हाट्सएप, जो हर व्यक्ति आज की डेट में यूज कर रहा है, हर व्यक्ति। लेकिन हमको व्हाट्सएप का यूज मार्केटिंग के लिए करना है दोस्तों। व्हाट्सएप पर आप सबने क्या ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाया हुआ है? नॉर्मल ग्रुप की मैं बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रॉडकास्ट ग्रुप। ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाइए और उसमें जितने भी मैक्सिमम कॉन्टैक्ट्स हैं उनको ऐड कीजिए। आप शायद 240 उसमें नंबर ऐड हो सकते हैं, तो जितने भी आप ग्रुप बनाएं, 3 बनाएं, 4 बनाएं, वो आपके लिए अच्छा है। उसके से क्या होगा कि जो संदेश आप भेजेंगे वो व्यक्तिगत रूप से उनके इनबॉक्स में जाएगा, उनकी पर्सनल आईडी पे जाएगा, ना कि सबको मालूम पड़ेगा कि आपने किसको क्या मैसेज भेजा। अगर आपको पर्सनल आईडी पे मैसेज भेजने हैं तो आपके लिए ब्रॉडकास्ट ग्रुप होना बहुत जरूरी है। दूसरा, कुछ भी संदेश आपको प्राप्त होता है, कोई भी अच्छी इंफॉर्मेशन आपके पास आती है,
तो क्या आप उसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाते हैं? लगाना चाहिए। जो व्यक्ति नहीं लगाते, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन इसमें सुझाव मेरा ये है कि व्हाट्सएप स्टेटस पर आप 1 या 2 मैसेज ही लगाया करें, अधिक मैसेज ना लगाएं, क्योंकि लोग इतने मैसेज नहीं पढ़ पाते हैं। व्हाट्सएप बिजनेस भी आया हुआ है, उसको आप डाउनलोड करें, उसको यूज करें। उसका लोगो मैंने लगाया हुआ है। व्हाट्सएप बिजनेस का भी आप प्रयोग करना शुरू करें। फ्रेंड्स, दूसरा है सोशल मीडिया का पार्ट, फेसबुक। आप सबके फेसबुक पे अकाउंट होंगे, नो डाउट। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपने उसमें पर्सनल फ्रेंड्स रिलेटिव्स को जोड़ा हुआ है, उसमें आप प्रोफेशनल लोगों को भी जोड़ रहे हैं? तो अगर आप दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो सबसे पहले मेरी एक एडवाइस है कि आप अपना एक फेसबुक अकाउंट नया बनाएं, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोफेशनल लोगों को जोड़ें। हो सके तो फ्रेंड्स रिलेटिव्स को मत जोड़िए उसमें, क्योंकि दोस्तों जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है वो अलग है। फेसबुक में आपके कितने फ्रेंड्स हैं? 500, 1000, 2000, 3000। दोस्तों, अगर आप एक प्रोफेशनल फेसबुक अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं तो मेरा सुझाव है मैक्सिमम लोगों को उसमें ऐड कीजिए। 10,000, 20,000, 50,000 एक विशाल काय ग्रुप बनाइए। इट इज रिक्वायर्ड। आज की ऑनलाइन दुनिया में ये सब चीज रिक्वायर्ड है यदि आपको आगे बढ़ना है जीवन में। और एक बात उसमें मैं आपको सुझाव देना चाहूंगा, जो आप फेसबुक अकाउंट बनाएंगे उसमें आप डेली LIC का मैसेज मत पोस्ट कीजिएगा प्लीज। क्यों कहना चाह रहा हूं? उसमें आपको अपनी छवि बतानी है फाइनेंशियल एक्सपर्ट की। कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी न्यूज जो शेयर मार्केट से जुड़ी हो, म्यूचुअल फंड से जुड़ी हो, बैंक रेट से जुड़ी हो, रियल एस्टेट से जुड़ी हो, किसी भी फाइनेंस के सेक्टर से जुड़ी हो, वो आपको पोस्ट करनी है, ताकि जब भी लोग आपकी पोस्ट को देखें तो वो समझें कि आप अर्थव्यवस्था से जुड़ी इंफॉर्मेशन को पोस्ट करते हैं। कभी बजट आएगा, उसकी क्रिटिसाइज करते हुए, इसके बारे में एनालिसिस करते हुए वो इंफॉर्मेशन डालिए, अच्छे पॉइंट्स को शेयर कीजिए वहां पर आप। तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी छवि किससे देखी जाएगी फेसबुक पर, कि आप कैसी पोस्टिंग कर रहे हैं। तो LIC की पोस्टिंग भी करनी है 3 दिन में, 4 दिन में, वो भी पोस्ट कीजिए। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपको फेसबुक पे एक्टिव होना है और अपनी लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स को, जिसमें प्रोफेशनल दोस्त हों, आपके कस्टमर्स हों या प्रोस्पेक्ट्स हों, उनको जोड़ना है और उस लिस्ट को बहुत लंबा करना है। और उसमें क्या पोस्ट करना है ये मैंने आपको बताया। एक बात मैं और बताना चाह रहा हूँ आपको, होता क्या है, व्हाट्सएप पे कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास आती है, आप उसको एज इट इज फॉरवर्ड कर देते हैं, फेसबुक पर अपलोड कर देते हैं, एज इट इज स्टेटस लगा देते हैं। इससे क्या आपकी ब्रांडिंग हो सकेगी? मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको अपनी ब्रांडिंग बनानी है। आप किसी भी संदेश को या मैसेज को आगे भेजने से पहले उस पर अपना नाम, अपनी डेजिग्नेशन और मोबाइल नंबर अवश्य लिखिए। किसी के पास भी जाएगा तो मालूम पड़ेगा कि आपने भेजा है। कि आज के बाद कोई संदेश किसी के पास आपका जाएगा तो उस पर आपका नाम होना चाहिए ना। एक छोटी सी एडवाइस और है, मैंने ऐप के नाम भी बता रहा हूँ आपको। यदि किसी की इमेज आई है, उसमें आपको अपना नाम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, तो आप पिक्सल ऐप का यूज कीजिए। पिक्सल ऐप इज वेरी गुड और यूजर फ्रेंडली है। उसका लोगो मैंने बताया हुआ है। अगर कोई क्लिपिंग आ गई है 1 मिनट की, 2 मिनट की, उस पर आपको रनिंग मोड में अपना नाम लिखना है कि आपका नाम भी रनिंग मोड में चलता रहे, तो इन शॉर्ट ऐप है, वीडियो मेकर ऐप है, उनको यूज कीजिए। किसी को भी आज के बाद कोई इंफॉर्मेशन आपके नाम के बिना नहीं जानी चाहिए। क्या आपने अपना YouTube चैनल बनाया हुआ है? आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा यस, मैंने तो बना लिया। क्या आपने बनाया है? दोस्तों, क्रिएट योर YouTube चैनल। क्या कोई कॉस्ट आती है इसकी? जितनी मैं बातें कर रहा हूँ, क्या किसी की कॉस्ट आ रही है? ऑल आर फ्री ऑफ कॉस्ट, बट वी आर नॉट यूजिंग। आप अपना YouTube चैनल बनाएं, उस पर प्लान का प्रेजेंटेशन दें और फाइनेंशियल वर्ड से जुड़ी कोई इंफॉर्मेशन आती है उसको वहां प्रस्तुत करें। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा। आपका कस्टमर आपको जज करता है कि आप कितना एक्टिव हैं। आपको एक्टिव होना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, हमारा टॉपिक चल रहा है विल के बाद स्किल, तो स्किल में यूट्यूब को भी आपको सीखना पड़ेगा। जो दूसरे हमारे पास मोड्स हैं सोशल मीडिया के, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, इन पर भी आपको एक्टिव होना है। इस पर भी आपकी प्रेजेंस दिखनी चाहिए। आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं। मैं समझता हूँ ये चीज बहुत कम एजेंट्स यूज कर रहे हैं, जो अब आप सीखने वाले हैं। यदि आपको गूगल पे कुछ सर्च करना होता है या किसी को भी कुछ सर्च करना होता है, तो आप गूगल पे जाते हैं, कुछ भी गूगल पे लिखते हैं
तो गूगल आज की डेट में ऐसी चीज है कि जितनी भी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है वो आपके समक्ष आ जाती है। मुझे ये बताइए कि आपके पड़ोस में या आपके आसपास कोई व्यक्ति ये लिखता है गूगल सर्च पे LIC एजेंट, बेस्ट LIC पॉलिसी आई वांट, बेस्ट चाइल्ड प्लान, तो उसके पास कौन सी इंफॉर्मेशन जाएगी? क्या कभी आपने सर्च किया है कि गूगल पे आप लिखें LIC एजेंट, बेस्ट LIC पॉलिसी, इस तरह के कुछ कीवर्ड्स डालें तो कौन सी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है? कुछ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होने के बाद नीचे एक लिस्ट आती है जिसमें कुछ नंबर्स और कुछ लोगों के नाम लिखे होते हैं। गूगल मैप भी बना होता है, उनके घर का एड्रेस के साथ साथ उनके घर का या ऑफिस का मैप भी गूगल ने प्रोवाइड किया होता है। अगर आपने कभी इस चीज को ऑब्जर्व नहीं किया तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप इस चीज को आज ही सर्च करें कि किसी को भी LIC पॉलिसी चाहिए और वो ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं तो उनको कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है। दोस्तों, क्या आप चाहेंगे कि आपके नियरेस्ट से कोई ढूंढे LIC एजेंट और आपका नाम ऊपर आ जाए? फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज सिखाने जा रहा हूँ जिसका नाम है गूगल माई बिजनेस ऐप। उसका लोगो बॉटम पे बना हुआ है। आज ही प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने आप को रजिस्टर कीजिएगा कीवर्ड के साथ। यदि आपका नाम मिस्टर ABC है तो आपको मिस्टर ABC के नाम से रजिस्टर नहीं करना है। आपको कीवर्ड्स जिससे लोग गूगल पे सर्च करते हैं उसको यूज करना है। आप लिख सकते हैं LIC एजेंट, LIC पॉलिसी, और इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आप फिनिश करेंगे। उसके 2 वीक्स या 3 वीक्स में आपके पास एक लेटर आएगा गूगल की तरफ से, उसमें OTP होगा। उस OTP को आप इसमें डालेंगे, फिर आपका ये वेरीफाई हो जाएगा और एक्टिव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आपको ऑनलाइन सर्च में आना है तो आप अपनी प्रेजेंस दिखा सकते हैं। दिस इज सर्विस गिवन बाय गूगल फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, अगर आपको गूगल की दूसरी सर्विसेज चाहिए तो वो पेड होंगी, बट ये सर्विस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती है, तो इसको आप यूज करें। आई होप आपको पॉइंट अच्छा लगा होगा। गूगल माई बिजनेस। फ्रेंड्स, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ। क्या आप अपने वैल्यूएबल कस्टमर्स को जो उनके प्रीमियम डेट्स होती हैं, ड्यूज होते हैं, उनको टाइमली रिमाइंडर भेजते हैं? यकीनन, क्योंकि वो हमारे कस्टमर्स हैं तो 99% हम रिमाइंडर भेजेंगे। क्या मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूं? जब आप कोई नई पॉलिसी करते हैं और उसमें प्रीवियस पॉलिसी नंबर्स लिखते हैं अपने कस्टमर के जो आपने नहीं की हुई, क्या आप उन पॉलिसीज को अपने रिकॉर्ड में मेंटेन करते हैं? क्या आप उन पॉलिसीज के लिए अपने कस्टमर को रिमाइंडर भेजते हैं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अपनी पॉलिसीज के लिए तो आप रिमाइंडर भेजते हैं। जो आप ही के वैल्यूएबल कस्टमर्स हैं, यदि उनके पास दूसरी LIC पॉलिसी है तो क्या अपने पास उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और उसके पॉलिसी रिमाइंडर्स के जो ड्यूज होते हैं भेजते हैं? हाँ या ना में उत्तर भेजिए मेरे पास YouTube पर। दोस्तों, आज का सेशन इंटरेक्टिव है, मुझे बहुत चीज़ आपको सिखानी है। मुझे यस नो में आंसर मिलते रहने चाहिए आपके। मिस्टर BK गुप्ता ने कहा है यस, वो दूसरी पॉलिसीज के भी रिमाइंडर भेजते हैं और लोग भी अपने रिप्लाईज कर रहे हैं। करते रहिए रिप्लाई, लॉजिकल पॉइंट है। LIC के मोर देन 60% कस्टमर्स, पॉलिसी होल्डर्स के LIC एजेंट्स नहीं हैं। ये हमारा एक वीक पार्ट है कि वो अपनी जितनी भी LIC की सर्विसिंग है वो स्वयं देखते हैं। अगर ये हमारा वीक पार्ट है तो ये आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है। स्ट्रेंथ मिलती है इससे आपको। कैसे? फ्रेंड्स, मुझे एक चीज बताएं, यदि आप एक ऐसा रिकॉर्ड मेंटेन करें जिसमें सिर्फ पॉलिसी नंबर्स ही हों जो आपने नहीं किए, सिर्फ ऐसा रिकॉर्ड, ऐसी पॉलिसी नंबर्स का, LIC पॉलिसी नंबर्स का जो आपने नहीं किए और उनको आप सर्विसिंग दें, सिर्फ पॉलिसी रिमाइंडर की। मान लेते हैं आप इस स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं और आप 5,000, 10,000, 20,000 लोगों तक पहुंचते हैं और उनका पॉलिसी नंबर लेते हैं और ब्लिस के सॉफ्टवेयर में डालते हैं जहां ऑटोमेटिक लिस्ट जनरेट हो जाती है और उस लिस्ट के माध्यम से आप उन कस्टमर्स को एक फ्री सर्विस देते हैं कि जब जब आपके प्रीमियम ड्यूज होंगे हमारी तरफ से एक मैसेज आएगा। आप क्या सोचते हैं ऐसा करने से क्या होगा? पहले तो मुझे बताइए, क्या आप ये कर सकते हैं? अगर मैं आपको ये कहूँ कि मेरे कुछ महीनों तक एक ये कार्य करें कि मैक्सिमम पॉलिसी नंबर का डाटा आप इकट्ठा करें और निस्वार्थ भावना से
ये सोचे कि मुझे इनको पॉलिसी के जो भी रिमाइंडर्स होंगे वो इनको सेंड करने हैं। आप कर पाएंगे दोस्तों? ये इसमें ब्लिस सॉफ्टवेयर काफी आपकी हेल्प कर पाएगा। आप क्या सोचते हैं ऐसा करने से क्या होगा, क्या बेनिफिट होगा? अगर आपने 10,000 या 20,000 लोगों का डाटा इकट्ठा करके सिस्टम में डाल दिया, जिससे कि आप हर महीने कुछ ऐसी सेवा कर रहे हैं जिसका कमीशन आपके पास नहीं आएगा, लेकिन आप रिमाइंडर भेज रहे हैं, तो क्या होगा? यकीन मानिए दोस्तों, भविष्य में ऐसे कस्टमर्स को कोई भी अपनी पॉलिसी की सर्विसिंग की क्वेरी आएगी ना, तो किसको फोन करेंगे? सिर्फ आपको। उनको मालूम है ये व्यक्ति मुझे एलआईसी के बारे में सब बता रहा है, तो मैं अपनी इस क्वेरी के लिए किसी और के पास नहीं जाऊंगा, इसी व्यक्ति के पास जाऊंगा। हो सकता है वो क्वेरी आपसे पूछे, आप उसका समाधान कर दें। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, अगले 1 वर्ष में कोई ऐसा कस्टमर नहीं होगा जो आपसे नई पॉलिसी नहीं कराएगा इस डाटा में से? मैं नहीं मान सकता। आप एक बार इस स्टेप को कर देखें कि आप निस्वार्थ उनको सिर्फ प्रीमियम वेंडर भेजें, आपको नई पॉलिसीज के रेफरेंस भी इसमें से आएंगे। और इसके साथ साथ अगर आप 5,000, 10,000, 20,000 लोगों नाम इकट्ठा कर रहे हैं, तो कहाँ हेल्प मिलेगी आपको? आप उनको व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग में ऐड कर सकते हैं, फेसबुक में ऐड कर सकते हैं, ताकि आप अपनी पब्लिसिटी भी करते रहें साथ के साथ। तो फ्रेंड्स, दिस आर प्रैक्टिकल पॉइंट्स। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन ये आता है कि आखिर इतना डाटा हम इकट्ठा कैसे करेंगे? सर ने तो बोल दिया कि 10,000, 20,000 इकट्ठे कर लो सारे डाटा। फ्रेंड्स, कुछ प्रैक्टिकल बातें करते हैं। मैं एक और बात आपसे शेयर करता हूँ। आप जब भी किसी को अपना विजिटिंग कार्ड देते हैं, एक सैंपल मैंने बॉटल पे बना लिया, वैसे आप आज तक जब भी किसी को विजिटिंग कार्ड देते हैं अपना, क्या बोलते हैं विजिटिंग कार्ड देते समय? सर, आपको जब भी एलआईसी की रिक्वायरमेंट हो तो मुझे बताइएगा। सर, कोई एलआईसी पॉलिसी का रेफरेंस हो तो बताना। सर, यदि कोई आपको चलो एलआईसी में कुछ भी दिक्कत आए तो मुझे याद कीजिएगा। एलआईसी में कभी भी दिक्कत आए तो आप मुझे याद कर सकते हैं, ऐसा बोलते हैं ना हम। अगर मैं इसमें एक संवाद, एक डायलॉग आपके साथ जोड़ दूं, क्या सर आपके पास एलआईसी पॉलिसी है? सिर्फ एक क्वेश्चन, क्या आपके पास एलआईसी पॉलिसी है? और अपना विजिटिंग कार्ड दिया आपने किसी को। हम जानते हैं 90% लोगों के पास एलआईसी पॉलिसी होती है आज की डेट में। ऐसा आप लोग कहते हैं कई बार अपने डीओस को कि जिसके पास जाते हैं वो ये कहता है कि मेरे पास तो एलआईसी पॉलिसी है। तो ऐसे लोग जो हमेशा ये कहते हैं कि मेरे पास एलआईसी पॉलिसी है, उनका हमको नंबर चाहिए। तो हमने बोला कि सर आपके पास एलआईसी पॉलिसी है? उन्होंने कहा यस हमारे पास है। तो आप ये कहिए, सर आपको हमारी तरफ से, हमारे पास एक सिस्टम एलआईसी ने डेवलप किया है या हमने डेवलप किया है, जिसके माध्यम से आपके पास ऑटो एसएमएस आते रहेंगे आपकी पॉलिसी सर्विस प्रीमियम रिमाइंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1,000 कार्ड 300 से 400 रुपए में प्रिंट हो जाते हैं। अगर आप 1,000 कार्ड 1 महीने में बांटने का डिसीजन लें और ये कहें सबको कि हमें पॉलिसी नंबर चाहिए, तो क्या नहीं मिलेंगे? आप खुद सोचिए कि आपने अपने 1000 कार्ड कब प्रिंट करवाए थे और 1000 कार्ड डिस्ट्रीब्यूट होने में कितना टाइम लग गया? दोस्तों, 1000 कार्ड प्रिंट कराने के बाद डिस्ट्रीब्यूट करना इतना सरल नहीं होता है, क्योंकि हम लोग उसको उस डब्बी के अंदर, जिस डब्बी के अंदर बॉक्स में वो आते हैं, वो एज इट इज वैसे के वैसे रहते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस छोटे से स्टेप को फॉलो करें। आप टारगेट ये लें कि मुझे 1000 कार्ड्स 1 महीने में ही कंप्लीट करने हैं। क्या 300 से 400 रुपए का खर्चा हम इस चीज पे नहीं कर सकते? प्लीज थिंक ऑन इट। फ्रेंड्स, थोड़ा टाइम ये आ गया कि आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। अल्टीमेटली क्या होता है, जब भी हम किसी को अपना विजिटिंग कार्ड देते हैं ना, तो हमारे माइंड में सिर्फ एक ही बात होती है, एलआईसी पॉलिसी। इस व्यक्ति को मुझे एलआईसी पॉलिसी देने के लिए पूछना है। हर टाइम हमारे माइंड में किसी भी व्यक्ति से हम बात कर रहे होते हैं तो एक ही वर्ड होता है, क्या आपको एलआईसी पॉलिसी चाहिए? यदि आपको एलआईसी पॉलिसी नहीं चाहिए तो हमें कोई रेफरेंस दे दीजिए। मैं समझता हूँ थोड़ा इसको हम डायलॉग को हमें चेंज करना पड़ेगा, इस संवाद को चेंज करना पड़ेगा। We have to change our mindset ultimately. Every time we cannot think कि सेल, ठीक है, that is our main goal। वो लास्ट गोल है दोस्तों। आपको पहले एक प्रोसेस तैयार करना है, एक बेस तैयार करना है। उस बेस में जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो ये है कि आपको कस्टमर के साथ, चाहे वो आपका है या आपका नहीं है, उसके साथ जुड़ना है, अपने आप को जोड़कर रखना है। उसको ये लगना चाहिए
कि ये मेरे बारे में सोचता है, मेरी पुरानी प्रोसेस के बारे में सोचता है, हालांकि इससे इसको कमीशन भी नहीं मिलता है, तब भी ये इतना ध्यान रखता है मेरी पुरानी प्रोसेस का। फ्रेंड्स, ये भावना वहां तक पहुंचनी चाहिए। लेकिन यदि हमारी भावना ये हो कि हमें सेल करना है, तो हर व्यक्ति कहता है मेरे पास तो पॉलिसी है, मैं बाद में सोच के बताऊंगा, हमको थोड़ा दूर कर देता है। यदि हमें को किसी व्यक्ति के नजदीक पहुंचना है तो उसकी पुरानी पॉलिसीज को भी अपनाना होगा। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं इसके बाद मीटिंग। अभी हमने सीखा कि ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे थी, फिर हमने सीखा कि जो रिन्यूअल रिमाइंडर्स है हमारे रिन्यूअल टीम के लिए, वो हमारे सदस्यों को ही नहीं, हमारे मेंबर्स को ही नहीं, दूसरे कस्टमर्स हैं, पॉलिसी होल्डर्स हैं, उनके पास भी जाने चाहिए। और इसी प्रकार से हमने सीखा कि विजिटिंग कार्ड को बांट के हम किस तरह डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि LIC एजेंट का मुझसे कोई पूछे ना कि मेन काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैं ये कहूँगा उनको मीटिंग करना आना चाहिए। उनको क्या आना चाहिए? मीटिंग करना आना चाहिए। मैक्सिमम जितनी वो मीटिंग करेंगे उतनी सफलता के चांस उनके बनेंगे। जितना वो मीटिंग से दूर रहेंगे उनकी सफलता के चांस थोड़े कम होंगे। देखिए, मोर मीटिंग्स मोर चांसेस ऑफ सक्सेस, लेस मीटिंग लेस चांसेस ऑफ सक्सेस, नो मीटिंग no chance of success. This is very simple formula of if you want to become successful in LIC, you have to do more and more meetings. आपको मीटिंग्स मैं अपने पॉइंट पे अड़े हूँ। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि हमारा माइंडसेट चेंज होना चाहिए। हम जो सेल बोलते हैं ना, वो नहीं करना है। हमारा माइंडसेट चेंज होना चाहिए। माइंडसेट क्या होना चाहिए? हमारा जो मोटो है, हमारा मोटो मीटिंग्स। अल्टीमेटली आप जितनी मीटिंग करेंगे वही आपको भविष्य में लाभ पहुंचाएंगे। मीटिंग में सफल होना असफल होना इट डजंट मैटर। हमारा जो कर्म है हमें वो करना है। तो मीटिंग से जुड़ी कुछ बातें मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि हाउ कैन वी डू आवर मीटिंग सक्सेसफुल। हमारी मीटिंग की स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए। दोस्तों, मीटिंग आपकी मैं करना चाहूंगा रणभूमि है। मीटिंग का जो प्लेस होगा, तो उस रणभूमि में कि आप एक योद्धा हैं, आपको पूरी तरह से तैयार होकर जाना है उस मीटिंग में। मीटिंग को आप सिंपली मत लीजिए कि गए और मीटिंग कर दी हमने। नो, कभी भी जीवन में किसी भी मीटिंग को भूलकर हल्के में मत लीजिएगा। दिस इज माय सीरियस एडवाइस टू यू। सबसे पहले जब भी मीटिंग का टाइम मिले आपको पंक्चुअल होना है। पंक्चुअल से एक बात और शेयर करना चाहता हूँ मैं आप लोगों से। फ्रेंड्स, अभी मैं बात मीटिंग की कर रहा हूँ आपके कस्टमर के साथ जो मीटिंग होती है, बट एक मन में ख्याल आया कि एक पॉइंट और डिस्कस करूंगा आपके साथ। हमारे गुरुजन जो मीटिंग्स ब्रांच में करते हैं या कहीं भी करते हैं, क्या आप उस मीटिंग को पंक्चुअली अटेंड करते हैं या नहीं करते हैं? ये बताइए प्लीज, यस या नो। आप अपने गुरुजन की जो मीटिंग्स होती हैं, क्या उनको टाइमली अटेंड करते हैं या नहीं करते हैं? कितनी बार स्किप करते हैं? कितनी बार लेट पहुंचते हैं? आपके गुरुजन आपसे पहले आके मीटिंग की तैयारी करवा रहे होते हैं और हम लेट हो जाते हैं। हमारे पास एक लिस्ट होती है एक्सक्यूजेस की। फ्रेंड्स, मैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑल माय रिस्पेक्टेड डेवलपमेंट ऑफिसर्स एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मीटिंग हमारे कस्टमर के साथ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, लेकिन उतनी ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है जो हमारे रिस्पेक्टेड डेवलपमेंट ऑफिसर्स करते हैं। किसी मीटिंग को मिस नहीं करना है आपने आज के बाद, और ऑन टाइम रहना है। बहुत अर्जेंसी है तो स्किप कीजिए, अदरवाइज पहले डिक्लेयर कर दीजिए कि फला दिन मेरी डीओ के साथ मीटिंग है। लेकिन होता क्या है कि कुछ हल्का सा भी काम आ जाए वो प्रायोरिटी बन जाता है, मीटिंग प्रायोरिटी नहीं रहती। मोस्टली मैं सबकी बात नहीं कह रहा हूँ, आप बहुत सीरियस हैं, मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूँ, एक कॉमन प्लेटफॉर्म में बात कर रहा हूँ कि काफी लोग मिस कर देते हैं। जो लोग मिस करते हैं आज के बाद वो ये सीखें कि मीटिंग चाहे हमारी डीओ की हो चाहे कस्टमर की हो, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट और हमें पंक्चुअल होना है उस चीज के लिए। दूसरा पॉइंट है, समय पर पहुंचने के साथ साथ आपका ड्रेस कोड कैसा हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड लुक लाइक ए प्रोफेशनल फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे तक। आपकी पर्सनैलिटी में, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आपकी पर्सनैलिटी में एक प्रोफेशनल लुक नजर आनी चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, अब मैं मोटिवेशन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो एक संवाद सुनते हैं, जो दिखता है वो बिकता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो वो आपका जो मीटिंग है ना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप साथ में इस चीज का ध्यान रखिए, जो आप एग्जीक्यूटिव बैग साथ में लेकर जा रहे हैं, जो आप पेन लेके जा रहे हैं और जो आप डायरी यूज करने वाले हैं, दैट शुड बी अट्रैक्टिव। अच्छी क्वालिटी की आपको ये चीज आर्टिकल्स आपके पास होने चाहिए। थर्ड पॉइंट, कभी भी जब आप मीटिंग पे जाएं खाली हाथ ना जाएं, कुछ ना कुछ। अगर घर पे जा रहे हैं और उनके बच्चे हैं तो बच्चों की चॉकलेट्स, डॉल, कुछ भी एक्सेट्रा लेके जाइए। अगर उनके ऑफिस में जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ उनके लिए पेन या डायरी एक्सेट्रा रीजनेबल कुछ लेके जा सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं एक ट्रेनिंग में गया था तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने बताया, खाली हाथ जाएंगे खाली हाथ आएंगे, खाली हाथ जाएंगे खाली हाथ आएंगे। दोस्तों ये एक कटसी होती है। जब किसी से आप मीटिंग करने जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ छोटा मोटा गिफ्ट उनको देना चाहिए। ये मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से मानना है, तो बुराई नहीं है इसके अंदर, क्योंकि आप उनको यदि एलआईसी पॉलिसी देने जा रहे हैं, उनसे आप एलआईसी पॉलिसी लेने नहीं जा रहे हैं, ये भाव शुरू से आ जाएगा कि मैं तो आपको कुछ देने आया हूँ। देने का भाव आना चाहिए हमारे अंदर शुरू से। वही सेलिंग माइंड, जो सेलिंग माइंड सेट है ना कि मैं पॉलिसी दूंगा, ये पॉइंट ध्यान रखना है कि मैं प्लानिंग करूंगा, मैं कुछ देने के लिए आया हूँ, आप फ्यूचर प्लानिंग करने आया हूँ, आप देने के लिए जा रहे हैं दोस्तों। तो जब मीटिंग में एक पॉइंट ध्यान रखना है कि आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, देने का भाव आपके अंदर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, कई बार क्या होता है कि हम लोग इतने एक्साइटेड होते हैं मीटिंग के अंदर कि अपने कस्टमर्स की बात सुन नहीं पाते, अपनी बात लगातार बोलते रहते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, लिसन टू मी अगेन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फॉर ऑल। कुछ सदस्यों की बात कर रहा हूँ कि जो इम्प्रूव कर सकते हैं। कि कई बार हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स, नीड्स, वो क्या कहना चाह रहे हैं नहीं सुन पाते। हम सिर्फ और सिर्फ इस जल्दबाजी में होते हैं, जो मुझको आता है मैं फटाफट उनको एक्सप्लेन करूं और इतनी अच्छी चीज को ये समझें और प्रपोजल फॉर्म पर साइन करें और मुझे चेक इशू कर दें एलआईसी ऑफ इंडिया के नाम। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप पेशेंटली अपने कस्टमर की बातों को ध्यानपूर्वक अवश्य सुनें। अगर आप उनको कुछ ब्रीफिंग भी कर रहे हैं तो बीच बीच में उनको अपने साथ इन्वॉल्व करें। उनकी इन्वॉल्वमेंट आपके डिस्कशन में होनी चाहिए। फ्रेंड्स, जब भी आप किसी से अपॉइंटमेंट लेते हैं ना मीटिंग के लिए, तो एक छोटा सा पॉइंट मैं बोलने जा रहा हूँ। आज के बाद कभी भी किसी को ये नहीं कहना कि मैं आपके साथ एलआईसी पॉलिसी डिस्कस करना चाहता हूँ, उसके लिए मीटिंग का टाइम चाहिए, मैं आपको एलआईसी की बेस्ट पॉलिसी दूंगा। आज के बाद कभी भी आपने एलआईसी पॉलिसी दूंगा या मुझसे एलआईसी पॉलिसी करवा लो, ऐसे शब्दों का चयन नहीं करना है। दिस इज माय पर्सनल रिक्वेस्ट। आज के बाद आप इन शब्दों का प्रयोग ना करें, ये आपको बेनिफिट ही पहुंचाएगा। आप कैसे टाइम ले सकते हैं? सर, आई एम ए फाइनेंशियल प्लानर, मुझे आपके साथ एक मीटिंग का टाइम चाहिए, मैं आपके साथ आपके लिए आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहता हूँ। यू आर फाइनेंशियल प्लानर यार, यू आर नॉट सेलर। हमको सेलर के कंसेप्ट से ही बाहर आना है, माइंडसेट से ही बाहर आना है, हमको फाइनेंशियल प्लानर की फॉर्म में आना है। डेफिनेटली जब आप कस्टमर के साथ बैठेंगे तो एक अलग डिस्कशन होगा। आप पॉलिसी का एक जीवन समझा देंगे, एक जीवन लाभ समझा देंगे कि मैंने तो अपना मीटिंग का काम पूरा कर दिया जी। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपसे। मिस्टर ए ने किसी को फोन किया और ये कहा कि सर मुझे आपको एक पॉलिसी समझानी है, मुझे टाइम दे दीजिए। उन्होंने टाइम दे दिया। मिस्टर ए उनके पास गए, उनको पॉलिसी समझाई, उन्होंने पॉलिसी ले ली। क्या मिस्टर ए आफ्टर 6 मंथ्स उनको दोबारा ही कह सकते हैं सर एक पॉलिसी समझानी है? क्या वो दोबारा कह सकते हैं? नो, वो तो ये कहेंगे आपने तो कहा था पॉलिसी देनी है और मैं ले चुका हूं आपसे तो पॉलिसी, आपने कहा पॉलिसी करनी है, आपने भी पॉलिसी कर दी है, आप दोबारा कह रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपकी भविष्य की जो पॉइंट्स हैं वो सब ब्रेक हो जाएंगे। अगर आपने फिर कस्टमर को सर एक मीटिंग का टाइम दे दीजिए, आपकी एक पॉलिसी करनी है, आपको एक पॉलिसी के बारे में बताना है, वो आपको ये कहेंगे कि हो सकता है यार, हो सकता है वो ये कहें कि मेरे पास तो एक एलआईसी पॉलिसी ऑलरेडी है, अब मैं दोबारा नहीं करवा सकता। तो जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर भी उसी फॉर्म में हमारे पास आ गया। मीटिंग का टाइम मिला, एक पॉलिसी हुई, भविष्य के लिए रास्ता बंद। जब उन्होंने कह दिया हमारे पास एलआईसी पॉलिसी ऑलरेडी है, रास्ता बंद। आप कहेंगे मैं दूसरी पॉलिसी सुनना चाहता हूँ, रास्ता बंद, क्योंकि वो कहेंगे मेरे पास तो ऑलरेडी पॉलिसी है। तो बार बार आप जो ये कहते हैं ना कि
मुझे एलआईसी की पॉलिसी समझानी है, करनी है, बतानी है, भविष्य में एलआईसी पॉलिसी जरूर बताना, लिव इट, अपनी पहचान करो। यू आर फाइनेंशियल प्लानर, यू आर फ्यूचर प्लानिंग एक्सपर्ट, यू आर नॉट पॉलिसी सेलर। फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मीटिंग का टाइम मिला, आपने ये कहा कि मुझे आपके साथ सर फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है आपके लिए, उन्होंने आपको टाइम दिया। मैं क्या ऑब्जर्व करता हूँ पर्सनली कि मोस्टली हमारे दोस्त साथी बिना किसी प्रिपरेशन के, बिना किसी स्क्रिप्ट के वहां जाते हैं, फ्यूचर प्लानिंग भी करते हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। दोस्तों, यदि आपके पास, आपको ये मालूम होगा कि मुझे जब मैं मीटिंग करूंगा मुझे किन किन शब्दों का प्रयोग करना है, किन वाक्यों का प्रयोग करना है, मुझे किन उदाहरणों का प्रयोग करना है, जो आपकी स्क्रिप्ट होगी बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। आपके बात करने के तरीके में वजन आ जाएगा, वेटेज मिल जाएगी आपको। यू विल लुक लाइक ए प्रोफेशनल, और आप अपनी बात को अच्छी तरह कन्विंस कर पाएंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं तो इतना एक्सपर्ट हूँ, जहां जाऊंगा जब मर्जी मुझसे जो मर्जी बुलवा लो, आई एग्री, लेकिन कस्टमर के सामने जब हम बैठे हैं तो मैं समझता हूँ कुछ पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए जो आप यूज करें, जो आपकी स्क्रिप्ट को इफेक्टिव बनाएं, जिससे कि आपकी मीटिंग सक्सेसफुल हो। दोस्तों, मैं आपसे आज जितनी भी बातें कर रहा हूँ सारी प्रैक्टिकली बातें हैं, पॉइंट्स हैं जो आपको भविष्य में काम आएंगे। आपके स्क्रिप्ट में क्या होना चाहिए, अब क्वेश्चन ये आता है। अगर मैं स्क्रिप्ट की आपसे बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, आपको, आप गए, आपने उनसे कहा कि मैं फाइनेंशियल प्लानिंग करता हूँ, डिस्कस किया और प्लान समझाना शुरू कर दिया कि आपकी ये नीड्स हैं, सीधी प्लानिंग कर दी शुरू हमने बतानी भविष्य के लिए। ये भी गलत है। आपको एक अच्छी पर्सनैलिटी उनके माइंड में छोड़नी है कि आप कितने एक्सपर्ट हैं, आप कितने प्रोफेशनल हैं। ये बात भी तो हमने उनके माइंड में सेट करनी है। हम एक अच्छी पॉलिसी को ब्रीफ कर सकते हैं, उसके अलावा आपके पास एक अच्छी नॉलेज भी है। मैं ये चाहता हूं पर्सनली आपसे कि जब भी आप किसी से मीटिंग करें तो आपके पास एक अच्छी स्क्रिप्ट हो। आप स्क्रिप्ट में क्या यूज करें, सबसे पहले जो बातचीत शुरू हो आपकी गिफ्ट लेने के बाद, देने के बाद गिफ्ट लेके जाना भूलना नहीं है आपने, है ना। तो उसमें आप एलआईसी के बारे में बताएं। कई बार क्या होता है, आप कस्टमर कहते हैं सर एलआईसी तो गवर्नमेंट की है, क्यों चिंता कर रहे हैं आप, आगे बढ़ते हैं। एलआईसी की पावर को हम एक सेंटेंस में कि एलआईसी गवर्नमेंट की है, कस्टमर भी कह रहा है एलआईसी गवर्नमेंट की है, यू आर बोथ आर एग्री कि भाई एलआईसी गवर्नमेंट की है। जो एलआईसी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हम डिस्कस ही नहीं कर पाते। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे कस्टमर बिल्कुल ललायत है पॉलिसी लेने के लिए, वो फॉर्म भर के बैठा है साइन करने के लिए कि मुझे ले जाओ, तब भी आपको इन पॉइंट्स को यूज करना है। एलआईसी का मार्केट शेयर कितना है, एलआईसी नंबर 1 क्यों है, हमारा डेथ क्लेम रेशियो कितना है, एलआईसी अपनी जो प्रीमियम कलेक्ट करती है उनको कहाँ का इन्वेस्ट करती है, हम प्राइवेट इंश्योरर से कैसे बेस्ट हैं, एलआईसी की प्रॉपर्टीज कितनी है, एलआईसी को जो हम कहते हैं ना गवर्नमेंट की है, एलआईसी गवर्नमेंट की है, उसको आपको डिटेल में समझाना है कि दिस इज अबाउट सॉवरेन गारंटी। हो सके तो सॉवरेन गारंटी का एक पेज का प्रिंट आउट लेमिनेटेड आपके पास होना चाहिए। सर देखिए, इस सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस आर्टिकल में बोला हुआ है यदि एलआईसी को भविष्य में कुछ भी होगा तो उसकी सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, ये लिखित में है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, एक सेंटेंस में बोलना कि एलआईसी गवर्नमेंट की है और एलआईसी की जितनी मैं आपको चीजें बता रहा हूँ ये डिस्कस ना करना, क्या अच्छी बात है? ये इंपॉर्टेंट है कि आप इन, और स्क्रिप्ट इसलिए मैंने कहा कि ये पॉइंट्स आपको भी पता होने चाहिए कि मुझे ये पॉइंट्स बताने हैं और उसकी नॉलेज आपको भी होनी चाहिए। एलआईसी के बारे में बताने के साथ साथ आपको अपनी तारीफ भी करनी है, अपने बारे में भी बताना है। इससे अच्छा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आपको अपने बारे में बताना है कि आपके पास 1000 2000 सेटिस्फाइड क्लाइंट बेस है, अगर नहीं भी है तो 500 बोल दीजिए, कुछ तो बोल सकते हैं ना। आप उनको टॉप प्रायोरिटी पे सर्विसेज देते हैं,
दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड कि मेरी, और इतने खुश हैं कि मेरी सर्विसेज के बेस पर मुझे और भी वो रेफरेंसेस देते हैं। आज की डेट में मैं अपने कस्टमर के साथ मेरे फैमिली मेंबर्स जैसे रिलेशनशिप में, किसी भी ओकेजन पे वो मुझे हमेशा इनवाइट करते हैं। फ्रेंड्स, उनको ये बताइए कि मैं एलआईसी में एक प्रोफेशनल एजेंट के रूप में काम करता हूं, मैं एक एक्सपर्ट फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूं। उनको ये भी बताइए कि मैं नेक्स्ट ईयर एमडीआरटी क्वालिफाई करके इस साल नेक्स्ट ईयर यूएस से जाना चाहता हूँ इसकी मीटिंग को अटेंड करने के लिए। आपको अपने बारे में भी बताना है, अपने ड्रीम्स के बारे में बताना है। उनको लगना चाहिए कि आपकी पर्सनैलिटी में दम है, आप सिंपल नहीं हो, आपके थॉट्स ऊपर हैं, आपके पास सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं, आप अच्छे रिलेशंस मेंटेन करते हैं। ये पास्ट का एक्सपीरियंस उनके समक्ष आपको अपनी मीटिंग में स्क्रिप्ट के माध्यम से प्रस्तुत करना है। पहला पॉइंट एलआईसी के बारे में बताना है, दूसरा पॉइंट आपको अपने बारे में बताना है। अगर आप अपने बारे में नहीं बताएंगे तो दुनिया में कौन बताएगा। थर्ड पॉइंट, फैक्ट फाइंडिंग। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों। फैक्ट फाइंडिंग ही मीटिंग की अल्टीमेटली जान होती है। पॉलिसी सेल नहीं करनी है दोस्तों, वी हैव टू बिकम अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट। फैक्ट फाइंडिंग का मतलब ये है कि आप आराम से तसल्ली बख्श बैठें, उनसे उनकी पास्ट की जो भी एलआईसी पॉलिसी उन्होंने ली है या उनकी जो दूसरी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके बारे में जानकारी लें। एक पॉइंट और शेयर कर देता हूँ, माइंड में आ रहा है। जब हम उनसे दूसरी पॉलिसीज की जानकारी लेते हैं तो हमारे कुछ साथी कहते हैं, सर ये कौन सी पॉलिसी ले ली आपने, ये तो बिल्कुल बेकार है, कौन था। दोस्तों आज के बाद ये बात कभी नहीं बोलनी है। अगर हम अपने कस्टमर से प्रीवियस पॉलिसी की जानकारी ले रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि ये पॉलिसी तो खराब है, तो आप किसकी बुराई कर रहे हैं दोस्तों? आप अपनी ही बुराई कर रहे हैं। आज के बाद हम अपने कस्टमर की कोई भी पुरानी पॉलिसी है या हमारा किसी दूसरे एजेंट भाई ने बेची है, ना तो एजेंट भाई बंधु की और ना ही पॉलिसी की, कभी डिस्करेज नहीं करेंगे, कभी बुराई नहीं करेंगे। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। वापस कम टू द पॉइंट आता हूँ। जब पॉलिसी नंबर लेंगे, उनकी दूसरी इन्वेस्टमेंट्स की जानकारी उनसे लेंगे, उनकी वर्तमान की इनकम, उनके वर्तमान के क्या एक्सपेंडिचर्स हैं, ये फ्यूचर में कौन कौन से उनके एक्सपेंडिचर आने वाले हैं, उनकी फैमिली में कौन कौन मेंबर्स हैं, अगर बच्चे हैं तो उनकी एजेस क्या है, ये आप एक वर्कआउट करें। अगर आपको एक फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट है, कभी नेक्स्ट टाइम मिलेगा ब्लिस पर आने का, तो मैं आपको एक फॉर्मेट के माध्यम से भी समझाऊंगा कि इसकी हम कैसे फैक्ट फाइंडिंग करते हैं जब हम किसी कस्टमर के पास बैठे हैं। क्योंकि दोस्तों जितने क्वेश्चन आप पूछेंगे, फैक्ट फाइंडिंग मींस आस्क आस्क आस्क, क्वेश्चन पूछो भाई। फैक्ट फाइंडिंग में अगर जितने आप क्वेश्चन पूछेंगे उसी से हमारी नीड्स कैलकुलेशंस होंगी, इसलिए आपके क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है, लॉजिकल क्वेश्चन पूछना। इसी बेसिस पे आप उनकी फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स जान सकते हैं। अगर बच्चे छोटे हैं, मान लो कि बच्चा 3 साल का है, तो आप ये जान सकते हैं कि बच्चे को 18 वर्ष से 23 वर्ष की आयु में जो पैसा चाहिए एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके लिए कितनी टर्म और कितने पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। हम उनकी जो मैरिज है वो किस एज में होगी, उसकी टर्म का कितना गैप है। अगर किसी साथी की जिसको प्लान समझाने गए हैं 35 की एज है, तो आप ये कह सकते हैं ना कि पेंशन आपको 60 से चाहिए, तो 25 का गैप है। मतलब आपको पेंशन की चेकिंग करनी है, आपको बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। यदि उनको मकान बनाने के लिए पैसा जोड़ना है, दे वांट टू क्रिएट फंड फॉर बाइंग प्रॉपर्टी, तो उसके लिए आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। आप ये भी उनसे पूछ सकते हैं कि आज आपकी इनकम इतनी है, इन केस ऑफ एनी मिसहैपनिंग अगले 10 साल तक फैमिली को कितना पैसा चाहिए। इट इज ह्यूमन लाइफ वैल्यू। जो ह्यूमन लाइफ वैल्यू है ये अगेन इंपॉर्टेंट है फैक्ट फाइंडिंग के अंदर। अगर मुझे ब्लिस से दोबारा मौका मिलेगा आपको समझाने का कि मीटिंग में फैक्ट फाइंडिंग कैसे होगी, ह्यूमन लाइफ वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं, वी विल अगेन डिस्कस, दिस इज बिग टॉपिक। तो अगर आप उसको आम भाषा में समझें, तो अगर हम 5-7 पॉइंट्स निकाल के लेके आते हैं, ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या है, फंड चाहिए आपको प्रॉपर्टी के लिए या दूसरी इन्वेस्टमेंट्स के लिए, पेंशन, मैरिज, बच्चों की शादी, ऑल नीड्स, और कब कब कितना पैसा चाहिए, किस एज पे चाहिए। इससे क्या होगा, इस फैक्ट फाइंडिंग से क्या होगा कि आप अपने कस्टमर्स की नीड्स को एनालिसिस कर सकेंगे प्रॉपर तरीके से। ये होती है नीड एनालिसिस, नीड बेस्ड सेलिंग। ये नहीं कि हर किसी को जीवन उमंग, जीवन लाभ और जीवन लक्ष्य दे दिया। आपको पहले फैक्ट फाइंडिंग करनी होगी।
फ्रेंड्स एक बात और मेरे माइंड में भी आ रही थी, मैं अभी पीछे मीटिंग कर रहा था अपने टीम मेंबर्स की, तो मैंने उनके साथ शेयरिंग की। मैंने कहा कि मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि हम वही बेचना चाहते हैं मार्केट में, हम वही सेल करना चाहते हैं जो हमको आता है, जिसको हम बेस्ट तरीके से बता सकते हैं, जो मुझे अच्छी तरह आता है। जीवन उमंग, लक्ष्य लाभ, और जो प्लान मुझे समझाने नहीं आते, मैं कस्टमर को समझाता ही नहीं। उसकी नीड तो बहुत दूर की बात है समझना मेरे लिए। ये अमूमन हमारे काफ़ी साथी ऐसा करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने स्किल को इम्प्रूव करें, आप दूसरे प्लान्स भी सीखें, नॉलेज इम्प्रूव करें। चलिए फिर वापस आते हैं अपने पॉइंट पर। आफ्टर क्रिएटिंग नीड, आपने किसी कस्टमर के साथ बैठकर फैक्ट फाइंडिंग के थ्रू नीड एनालिसिस किया। अब आप जो उनकी नीड्स होंगी, उनकी जो सॉल्यूशंस होंगे, उनको प्रोवाइड करेंगे। इसमें ब्लिस सॉफ्टवेयर आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। उनके पास तो रेडीमेड्स प्रेजेंटेशंस होते हैं, आप बहुत अच्छी कैलकुलेशन और प्रेजेंटेशन उनको दे सकते हैं। जितना इम्पॉर्टेंट फैक्ट फाइंडिंग है, नीड बेस्ड एनालिसिस है, उतना ही इम्पॉर्टेंट है उस नीड को क्लियर करने वाला सॉल्यूशन, उस नीड को सॉल्व करने वाला सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, जितना अच्छा प्रेजेंटेशन आप देंगे, उसी प्रकार से उनके माइंड में सेट होगा कि मेरी 5-6 नीड्स जो भी हैं, इनके ये सॉल्यूशंस हैं। तो आपके कस्टमर इस बात को समझ सकेंगे कि मेरी क्या रिक्वायरमेंट है और उसकी मैं पूर्ति कैसे कर सकता हूँ। फ्रेंड्स, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी आप उनके साथ डिस्कस करेंगे, जो भी उनको बताएंगे, हो सकता है कि वो आपसे सारे सॉल्यूशंस एक साथ ना लें। आपने तो उनको 5-6 सॉल्यूशन बता दिए, हर प्रॉब्लम का आपने ट्रीटमेंट उनको दे दिया, लेकिन सारे सॉल्यूशन वो आपसे नहीं ले सकते। एज यू नो कि इतनी फंड्स वो अरेंज करने पड़ेंगे जो हर व्यक्ति के पास नहीं होते हैं। लेकिन एक बात श्योर है, जब आपकी डील क्लोज होगी, आपकी पॉलिसी क्लोज होगी, आपकी आपको भी और आपके उस कस्टमर को भी, दोनों को एक बात मालूम होगी कि अभी हमारी नीड्स पूरी नहीं हुई हैं, सॉरी हमारी सॉल्यूशंस पूरे नहीं हुए हैं, हमारी नीड्स को जो सॉल्यूशन मिलने थे उनकी फुलफिलमेंट नहीं हुई है। यानी कि फ्यूचर में आप उनसे पूछ सकते हैं, सर आपकी एक रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो जाएगी, लेकिन दूसरी रिक्वायरमेंट का क्या है, आप उसके बारे में कब सोचेंगे। तो अगेन हमारा जो पॉलिसी सेलिंग का माइंडसेट था वो हमारे माइंड से निकल गया, हम किस पर आ गए, रिक्वायरमेंट पर। इट इज कॉल्ड नीड बेस्ड सेलिंग। जैसे जैसे हम नीड बेस्ड के अकॉर्डिंग नीड्स का सोल्यूशन करेंगे, हमें नेक्स्ट नीड के लिए कस्टमर को बोलना आ जाएगा। तो फ्रेंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू चेंज आवर माइंडसेट through policy selling to what, now you have to become financial consultant, financial planner, future expert. तो फ्रेंड्स, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपकी स्किप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मेरा आता है सोशल एक्टिविटीज। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको LIC में यदि एक सक्सेसफुल एजेंट बनना है तो आपको सोशली एक्टिव होना होगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भरत पारेख जी, जिन्होंने जब LIC को ज्वाइन किया था, वो शुरू में अपने कार्यों को कैसे करते थे। वो फ्रेंड्स, जो न्यूज़पेपर में कई बार जिनकी डेथ हो जाती है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कटिंग आती है न्यूज़ में, उन पर वो फ़ोन करते थे, उनसे पूछते थे यदि आपके पास कोई LIC पॉलिसी है तो मुझे बताइए, मैं आपको इसके लिए प्रॉपरली गाइड करूँगा। उनका बिजनेस वहाँ से आना शुरू हुआ। दोस्तों, इस तरह से आप सर्विस के माध्यम से भी अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। सोशली आप सर्विस करें लोगों की जिनको प्रॉब्लम है। दोस्तों, आपको यदि सोशली बनना है तो सबसे पहले जो हमारे सोशल प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे ब्लड बैंक्स हैं, उनको आप सपोर्ट करें, या आप खुद भी ऑर्गेनाइज करें। आपकी सोसाइटी में कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसको आप उसमें पार्टिसिपेट करें। आपकी सोसाइटी में कोई RW है, उसका हिस्सा बने। आसपास कोई क्लब है, उसका हिस्सा बने। कोई NGO है, उसमें पार्टिसिपेट करें। आप घर के आसपास किसी भी मतलब समाज के किसी भी कोने में, या जिसको आप जानते भी नहीं हो, यदि उसके सुख और दुख का आप हिस्सा बनेंगे ना दोस्तों, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। होता क्या, हमने माइंडसेट में कुछ ही पॉइंट्स स्टोर कर लिए हैं। महीने में 5-7 LIC पॉलिसी के पॉइंट से हम पॉलिसी की बात करते हैं या मीटिंग्स करते हैं, 20-30 मीटिंग कर लेते होंगे, लेकिन इस तरह की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। यदि आप अपने आप को सोशली जितना इन्वॉल्व करेंगे,
उतना आपका बिजनेस ग्रो करेगा। हमारा बिजनेस सोशली ज़्यादा ग्रो करता है दोस्तों। एक चीज़ बताइए, आपके घर के 1 किलोमीटर में मान लेते हैं, कितने लोग आपको जानते हैं कि यू आर इन एलआईसी? आपके घर का जहाँ पे रहते हैं आप, 1 किलोमीटर के दायरे में क्या सब जानते हैं आपको कि आप एलआईसी के अंदर हैं? अगर हमें आसपास के एरिया में जहाँ मैं रहता हूँ वहीं लोग नहीं जानते हैं, तो उसका मतलब आपको एक शुरुआत करनी है, आपको एक नई शुरुआत करनी है कि सबसे पहले लोग मुझे जाने, मैं अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर सकता हूँ, कैसे एक बड़े ग्रुप का हिस्सा बन सकता हूँ। आपको सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, आपको एक्टिव होना होगा। फ्रेंड्स, एलआईसी का बिजनेस तो बाद में आएगा, पहले आपको इस पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। किसी भी ग्रुप का हिस्सा बन जाइए ना दोस्तों, जहाँ भीड़ है वहां आप, सिंपल। और दोस्तों सीधी सी बात है कि हीरा तो चमक ही जाएगा। आप अगर एक्सपर्ट हैं तो आप शाइन कर ही लेंगे, लेकिन आपको रिक्वायरमेंट है एक ऐसे समूह की, ऐसे ग्रुप की जहां आप जाएं। और शर्माइए मत, आप सेवा भाव से जाइए, निस्वार्थ लोगों की सेवा करें, लोगों के सुख दुख का हिस्सा बने। किसी की, अगर मैं एग्जांपल लूं, पड़ोस में किसी की शादी हो रही है ना, तो उसमें इतना इन्वॉल्वमेंट दिखाओ कि लगना चाहिए कि घर के आदमी है। और किसी के पड़ोस, आपके पड़ोस में भगवान ना करे कोई ऐसी एक दुख भरी कुछ बात हो जाए, तो उसमें भी सबसे आगे आप रहें। ये ना कहें मेरे को क्या फर्क पड़ता है। ये एटीट्यूड आपको माइंड से निकालना पड़ेगा दोस्तों, कि मुझे क्या फर्क पड़ता है। आप समाज का एक हिस्सा हैं और आपका बिजनेस उस समाज पर डिपेंड करता है। आपकी जान बचान होना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, तभी तो आपको फ्यूचर में रेफरेंसेस मिलेंगे। आपकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट, आपका फेसबुक, आपके पॉलिसी नंबर्स कहाँ से आएंगे? कहाँ से आप इंक्रीज करेंगे उस डाटा को, सारे डाटा को? उसके लिए आपको यहाँ एक्टिव होना पड़ेगा, सोशली एक्टिव होना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, आई होप यू आर नोटिंग ऑल दैट थिंग्स। कस्टमर रिलेशनशिप। अगर आपको अपना एलआईसी का बिजनेस ग्रो करना है तो आपको अपना कस्टमर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना होगा। एक सेटिस्फाइड कस्टमर आपको रेफरेंसेस दे सकता है। जितने ज़्यादा कस्टमर्स होंगे, जितने ज़्यादा आप उनको सेटिस्फाई करेंगे, तो आपके भविष्य में आपकी एक माउथ पब्लिसिटी होगी। फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट है। मैं तो ये भी कहना चाहूँगा, जैसे मैंने पहले कहा आपको, कि कोई व्यक्ति यदि आपका कस्टमर नहीं भी है ना, उसके साथ भी यू शुड मेंटेन कस्टमर रिलेशनशिप। आई एम टेलिंग यू, यू विल ग्रो। बट होता क्या है, ये तो मेरा है, मैं इसी को सर्विस दूंगा, इसी के साथ मेंटेनेंस करूंगा रिलेशनशिप की अपने। वाई? जस्ट एक बार आप जनहित में सोच के देखो, आपको लाभ होगा, मेरा आश्वासन है आपके लिए। फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप अपने कस्टमर्स को व्हाट्सएप के माध्यम से क्या उनके बर्थडे का संदेश भेजते हैं? आप उनको बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे, या उनकी कोई भी इंपॉर्टेंट डेज है उनकी लाइफ में, या कुछ भी इंपॉर्टेंट है उनके लिए, तो उनको क्या व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं? मोस्टली 99% लोग भेजते हैं। आप में से कितने लोग फोन कर उनको विश करते हैं? दोस्तों, ये भी कस्टमर रिलेशनशिप का एक पॉइंट है। आप में से कितने लोग फोन पर उनको उनकी विशेष देते हैं? आई एम टॉकिंग द पॉइंट रिलेटेड टू कस्टमर रिलेशनशिप। We should not remind only premium dates etc. We should call them, wish them on phone कि सर आपका बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। प्लीज इसको अपने डेली रूटीन में आप नोट कीजिएगा। एक थर्ड पॉइंट मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है आपके लिए, जो मैंने खुद प्रैक्टिकली जिसके रिजल्ट्स देखे हैं प्रैक्टिकली। आप में से कितने साथी हैं जो अपने कस्टमर या उनके बच्चे भी मान लें, उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं? कैसे? जैसे आप कभी केक लेकर उनके बर्थडे पर उनके घर पे चले गए, या आप खुद नहीं जा पाए, ऑनलाइन सर्विस की हेल्प से उनके घर पे आपने केक भिजवा दिया। केक की इंपॉर्टेंस है गिफ्ट से ज़्यादा बर्थडे के दिन। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, मैंने खुद प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट किया है अपनी टीम पर। आई गॉट गुड रिजल्ट्स। आज के बाद मैं ये नहीं कह रहा सबको, एक ½ kg का केक 200 से 300 रुपये का बन जाता है दोस्तों। आप उस केक पर उस पार्टी का नाम लिखवा कर, मैं तो कहता हूँ अगर खुद जा सकते हैं, अभी जो कोरोना पीरियड है, जब समय सही आएगा आप जाइए और एक बार बर्थडे सेलिब्रेट करके देखिए। आप सोचिए, आपने किसी कस्टमर को उनके ऑफिस में एक केक भिजवा दिया बर्थडे के दिन, आपकी कितनी पब्लिसिटी होने वाली है।
ऑफिस में केक कटेगा, सब में बटेगा, सबसे पूछा जाएगा भी केक कहाँ से आ गया, नाम किसका आएगा, आपका आएगा। एक छोटा सा पॉइंट है कि वी आर इग्नोरिंग। आज की डेट में हम इतने मतलब लेजी हो गए हैं, हर चीज को व्हाट्सएप के थ्रू भेज देते हैं, ले भाई हैप्पी बर्थडे, चलो भाई हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, हर चीज व्हाट्सएप पे हो रही है। फ्रेंड्स, आप कस्टमर रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपके लिए नोट करके लाया हूँ अपने एक्सपीरियंस से। दीज आर प्रैक्टिकल पॉइंट्स, प्लीज फॉलो इट इन फ्यूचर, ये आपके काम आने वाले हैं। अगर आपको अगले एक साल में आप बर्थडे हर महीने 8-10 बर्थडे सेलिब्रेट भी कर लें, और अगर 100 बर्थडे सेलिब्रेट कर लें एक साल में और रिजल्ट ना आए आपके पास, आपको सारे केक्स के पैसे मैं देने वाला हूँ, नोट कर लीजिए। आप बिली साहब से बोल दीजिएगा कि विकास जी ने हमें कहा था केक के पैसे देने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपका इससे बिजनेस ग्रो करेगा, आई एम टेलिंग यू विद कॉन्फिडेंस। अच्छा, एक पॉइंट और बताइए दोस्तों मुझे आप, जो और कुछ पुराने मेंबर्स हैं जिनके पास 50, 100, 150, 200 या बहुत ज़्यादा क्लाइंट बेस है, या जितना भी क्लाइंट बेस है, क्या कभी आपने उनको सर थैंक्स कहा है उनको कि आपने मुझसे पॉलिसी ली, इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। पॉलिसी का फॉर्म भरा, चेक लिया, जमा कराया, रिसीट दी, एक बार थैंक यू बोल दिया हुआ लाइफ में जब पॉलिसी लेते समय। एक मैंने भी कॉन्सेप्ट शुरू किया अपनी टीम में, कस्टमर थैंक्स वीक। आप कल से ही अपने 10-10 कस्टमर को फ़ोन करना शुरू कीजिए, उनको बोलिए सर हम लोग हमारी LIC में कस्टमर थैंक्स वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है, मैंने आपको कॉल किया है इसके लिए, मैं आपको थैंक यू करना चाहता हूँ क्योंकि आपने एक विश्वास के साथ मुझसे पॉलिसी करवाई है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मैं आपके साथ आपको हमेशा दिखाई दूंगा, अंतिम सांस तक आपके समक्ष रहूंगा, ना केवल LIC में, पर्सनल लाइफ में भी आपको रिक्वायरमेंट आएगी, आई एम ऑलवेज हियर। आप एक बार फोन करके देखिए, पॉलिसी की बात मत कीजिए दोस्तों, कस्टमर थैंक्स कॉल, एक कॉल तो बनती है ना। कॉल करेंगे नहीं करेंगे दोस्तों, शर्माएंगे कि यार पॉलिसी ले ली, डिस्काउंट भी ले लिया था इसने, तो क्या कॉल करना है इसको। हमें पॉलिसी की बात नहीं करनी है, एक बार कॉल करके देखिए। डेली सबको तो हम एक साथ नहीं कर सकते, व्हाट्सएप मत कर दीजिएगा थैंक यू सर आपने मुझे पॉलिसी कराई। फ्रेंड्स, मैं आपको इम्प्रूव करना चाह रहा हूँ कि कस्टमर रिलेशनशिप कैसे आपकी स्ट्रॉन्ग हो। आपको अपने कस्टमर की लाइफ का, पर्सनल लाइफ का एक पार्ट बनना है। जिस दिन आप उसकी लाइफ का एक पार्ट बन गए ना, तो आप देखिए आपका बिजनेस कहाँ जाने वाला है। धीरे धीरे आपका बिजनेस ग्रो होगा और यू विल बी अ सक्सेसफुल एजेंट। ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं दोस्तों। अभी क्वेश्चन ये आएगा कि अभी हम बहुत देर से बात करते हैं मीटिंग करो मीटिंग करो, LIC का तो काम है, LIC एजेंट का तो काम है मीटिंग करना। मैंने हर बात पे कहा कि मीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी रणभूमि, आप योद्धा हैं, लेकिन हम इतनी मीटिंग कहाँ से करेंगे, कहाँ से लोगों को पकड़ेंगे मीटिंग करने के लिए, है ना दोस्तों। कई बार माइंड में ख्याल आता है ना, हर कोई व्यक्ति मोस्टली ये कहता है मीटिंग करो मीटिंग करो। तो फ्रेंड्स, M फॉर मीटिंग, M फॉर मार्केटिंग एक्टिविटीज, M फॉर मनी। तो यदि आप M3 को देखें, यदि आप मार्केटिंग एक्टिविटीज करेंगे तो आपकी मीटिंग्स की भी लीड्स जनरेट होंगी, मैं आपको शो कर रहा हूँ। आप खुद सोचिए आप कौन कौन सी मार्केटिंग एक्टिविटीज को यूज करते हैं डेली बेसिस पर। कुछ मैंने लिख दिए हैं, आप नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। चाहे बल्क SMS हो, बल्क व्हाट्सएप हो, उस पर अच्छे से अट्रैक्टिव मैसेज बनाइए। कितनी कॉल्स करते हैं, पॉम्फलेट्स, रेफरेंस कितने लेते हैं हम लोगों से, ऑर्फन पॉलिसीज की सर्विसिंग कितनी देते हैं, कैनोपी, सर्वे फॉर्म, कितने इंटरव्यूज करते हैं, मतलब लोगों से मिलके उनकी लाइफ के बारे में पूछते हैं। सोशल मीडिया कैंपेनिंग आजकल ये बहुत चल रही है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आजकल फेसबुक पे एड कैंपेनिंग चलती हैं। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं भी है तो आप गूगल एडवर्ड्स का यूज कर सकते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। सोशल मीडिया की कैंपेनिंग यूज करें। तो इन सब चीजों से अगर आप यूज करेंगे तो आपको मीटिंग की भी लीड्स मिलेंगी। और मीटिंग में क्या करना है, जैसा मैंने आपके साथ डिस्कस किया, आप यकीन मानिए अगर आप मीटिंग में प्रॉपर स्क्रिप्ट लेके जाएंगे जैसी मैंने आपको समझाई है, आपके भविष्य में आपको बहुत सफलता मिलने वाली है दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिकली यूज करेंगे। डॉक्टर की दवाई का असर जब ही होता है जब दवाई का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्किल के अंदर, कितनी नॉलेज है हमें अपने प्रोडक्ट की। हम LIC में तो हैं, कितनी नॉलेज है
और अपनी नॉलेज को हम कितना बढ़ा रहे हैं, कितना अपडेट कर रहे हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो एलआईसी में भी रिसेंट चेंजेस हुए हैं, जैसे एक नया ऑक्यूपेशन एक्स्ट्रा आया। क्या आपको मालूम है जो हैवी ट्रांसपोर्ट चलाते हैं उनको एक्स्ट्रा नहीं देना होगा, जो पहले ₹2 पर एक्स्ट्रा लगता था 1000 पे, पहले ₹2 पर 1000 एक्स्ट्रा देना होता था जो हैवी व्हीकल्स के ड्राइवर थे, अब वो हट चुका है। ऑक्यूपेशन एक्स्ट्रा में और क्या क्या नई चीजें आई हैं, क्या आपको लेटेस्ट इसके बारे में जानकारी है? नया पीडब्ल्यू राइडर क्या कहता है, फीमेल इंश्योरेंस में फीमेल कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, किस कैटेगरी को हम क्या दे सकते हैं, मेजर चाइल्ड इंश्योरेंस में कितना मैक्सिमम पॉलिसी हम मेजर चाइल्ड को दे सकते हैं विदाउट इंश्योरेंस। नया सेटलमेंट ऑप्शन का भी एक रूल आ चुका है, क्या आपको उसको जानकारी है कि सेटलमेंट ऑप्शन से आप अपने प्लान को काफी अच्छा बना सकते हैं। बड़े केसेस कैसे किए जा सकते हैं, मुझे अगर मैं अपने कस्टमर के पास बैठा हूं और अपने रिस्पेक्टेड डेवलपमेंट ऑफिसर से कहता हूं सर इनको 50 लाख का केस चाहिए, मुझे क्या करना है? क्योंकि अगर मुझे नॉलेज नहीं है तो नेचुरली बात है, एलआईसी में तो एक ही व्यक्ति है जो हमेशा हमारे काम आते हैं, हमारे रिस्पेक्टेड डेवलपमेंट ऑफिसर। आप उनको फोन कर देते हैं। क्या आप कस्टमर के सामने, अगर आपको जानकारी नहीं है, आप फोन करते हैं तो कैसा इंप्रेशन आपके कस्टमर पर पड़ने वाला है, कभी आपने ऐसा सोचा है? तो फ्रेंड्स, दिस इज माय सिंसियर एडवाइस टू यू कि आप अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। सिर्फ केवल और केवल प्लान ही नहीं, आपको एलआईसी से जुड़े दूसरे पॉइंट्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप सीरियस हैं, आप जो मैंने पॉइंट्स आपसे पूछे या इसके अलावा भी बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको एक सिंसियर एडवाइस देना चाहूँगा कि जो आपके रिस्पेक्टेड डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, जो मीटिंग्स करते हैं, वो कभी मिस मत कीजिए। और जो चीज़ आप सीखना चाहते हैं उनसे समय लें, वो डेफिनेटली आपको सिखाएंगे, ये मैं आपको श्योर कर रहा हूँ। ही इज़ ऑलवेज रेडी फॉर यू। लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ 3-4 प्लान समझ लेते हैं और उसी के ऊपर सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। बट चेंज योर सेल्फ। आज से आप जो नई चीज़ें एलआईसी में आई हैं उनको सीखने का प्रयास करें। सबसे पहले आप अपने गुरुजन के पास जाएं, वो आपको सबसे अच्छा सिखा सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप एक काम और कर सकते हैं, हमारा इंश्योरेंस गुरुजी यूट्यूब चैनल है, जिस पर मैंने जितने भी रूल्स से संबंधित जो लेटेस्ट रूल्स अभी एलआईसी में आए हैं, चाहे पीडब्ल्यूबी का हो, टर्म राइडर का हो, ऑक्यूपेशन एक्स्ट्रा का हो, आईआरआर की कैलकुलेशन हो, जितनी भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आई है, एसयूसी, बड़े केस कैसे होंगे, मेडिकल अंडरराइटिंग, फाइनेंशियल अंडरराइटिंग, चाइल्ड इंश्योरेंस, फीमेल इंश्योरेंस, माइनर चाइल्ड इंश्योरेंस, मेजर चाइल्ड इंश्योरेंस, सब इंक्लूड कर दिया है उसके अंदर। आप यदि एक वीडियो को भी डेली देखेंगे ना, तो आपको 1 महीने से अधिक का समय लगने वाला है। लेकिन 1 महीने के बाद मैं आपको शो कर रहा हूँ, यदि आप डेली एक वीडियो देख लेंगे ना, तो यू विल बी प्रोफेशनल, यू विल बी मोर एक्सपर्ट एज यू आर टुडे। और इसके अलावा आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, जी बिजनेस चैनल या और जो सीएनबीसी आवाज, इस तरह के जितने भी बिजनेस चैनल्स हैं उनको अवश्य देखें, ये आपकी नॉलेज को बढ़ाने में काफ़ी सहायक होंगे। फ्रेंड्स, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि शेयर मार्केट में क्या चल रहा है, म्यूचुअल फंड में क्या हो रहा है, बैंक रेट्स क्या हैं, प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कस्टमर का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एलआईसी के अलावा इन पर भी होता है। यदि आपको इनकी थोड़ी थोड़ी भी नॉलेज होगी ना, तो आप एलआईसी की बात को अच्छी तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। मैं एक और एडवाइस देना चाहूँगा, आप हमेशा अपने पास जो न्यूज़ में इन क्षेत्रों से जुड़ी खबरें आती हैं, न्यूज़ आती हैं, उनकी कटिंग की को करें और एक फाइल में मेंटेन करें। क्योंकि जब भी आप कस्टमर के पास हों, वो तो कहेंगे म्यूचुअल फंड अच्छा है जी, म्यूचुअल फंड है तो सही है, आजकल बहुत पॉपुलर ऐड है, बैंक में पैसा है, बैंक में एफडी करूँगा जी। अरे बैंक में एफडी करोगे तो उसमें मैक्सिमम सेफ्टी कितनी है गवर्नमेंट की? आप तो वर्बली बोलोगे, अगर आपके पास रिटर्न में कोई एक पेज होगा जो आप दिखा सकते हैं जो न्यूज़ पे आया था, तो उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक फाइल मेंटेन करें, सॉफ्ट फॉर्म की दुनिया को छोड़ दें। व्हाट्सएप पे दिखाएंगे, ढूंढ ढूंढ के सर्च करेंगे, व्हाट्सएप कर दूंगा जी आपको, इस तरह का एटीट्यूड नहीं चलने वाला आज के इस कॉम्पिटिटिव युग के अंदर। आपके पास आपका खुद का रिसोर्स होना चाहिए, आपके पास एक फाइल हो। कई बार आपके गुरुजन भी आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन भेजते हैं, एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए ना, उसका फाइल में लगा दीजिए, कुछ लेटेस्ट जानकारी है उसको इंक्लूड कर लीजिए। जब भी आप कस्टमर के सामने बातचीत के साथ तथ्यों का प्रस्तुतिकरण करेंगे,
तो आपकी बात में वजन आएगा, आपकी पर्सनैलिटी बहुत निखर के आएगी, यू विल लुक लाइक अ प्रोफेशनल, और आपकी कार्यशैली में कॉन्फिडेंस और एफिशिएंसी भी नजर आएगी आपके कस्टमर को। तो आई रिक्वेस्ट कि अपनी नॉलेज को आपने बढ़ाना है, किस प्रकार बढ़ाना है, अभी हमने इन पॉइंट्स को डिस्कस किया। फ्रेंड्स, आपने विल पे ध्यान दिया, मुझे क्या करना है डिक्लेयर किया, स्किल मुझे कैसे कैसे इंप्रूव करना है, कैसे कैसे सीखना है, प्रैक्टिकली मुझे कैसे कैसे चीज़ों को यूज़ करना है। लेकिन जब तक आप इनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, हम अपने गोल की प्राप्ति नहीं कर सकते, हम एलआईसी में सफल नहीं हो सकते। विल और स्किल के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है उसको अप्लाई करना। फ्रेंड्स, आप अपना ऑफिस खोलते हैं? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आप अपना ऑफिस खोलते हैं? मेरा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा, क्या आप अपना ऑफिस खोलते हैं? अब कई साथी कहेंगे सर कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमारे पास तो ऑफिस ही नहीं है, मेरे पास तो ऑफिस नहीं है, मैं कैसे खोल सकता हूँ, ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं सबके सामने? फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं एलआईसी एजेंट का ऑफिस क्या होता है, कौन सा होता है? मैं फिजिकल ऑफिस की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल ऑफिस। आपने खोला, शटर लगाया, दरवाजा खींचा और चेयर पे जाके बैठ गए। मैं फिजिकल ऑफिस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके उस ऑफिस की बात कर रहा हूँ जब आप कस्टमर के साथ मीटिंग करते हैं, दैट इज योर ऑफिस। एक एजेंट का ऑफिस फिजिकली ऑफिस नहीं है, वो मीटिंग का प्रोसेस है, जब आप कस्टमर के समक्ष बैठते हैं वो आपका ऑफिस है। अगर आप ऑफिस में नहीं बैठेंगे, अपने कस्टमर के समक्ष नहीं बैठेंगे, तो रिजल्ट की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक हफ्ते में कितनी बार ऑफिस खोलते हैं, एक महीने में कितनी बार ऑफिस खोलते हैं, आपने आज ऑफिस खोला, आपने आज कोई मीटिंग की? फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है, जो ऑफिस नहीं खोलेगा उसकी सफलता के चांस कम हो जाएंगे। एक प्रोफेशनल एजेंट को, एक फुल टाइमर एजेंट को कम से कम दिन में 5 बार ऑफिस खोलना चाहिए। भरत पारेख जी जो इंडिया के टॉप एजेंट हैं, दिन में मिनिमम 5 मीटिंग्स करते हैं। इतने बिजी शेड्यूल के अंदर, इतने बिजी शेड्यूल में वो व्यक्ति 5 मीटिंग करते हैं। क्या आप और फुल टाइमर हैं, अगर एलआईसी में आप कामयाबी चाहते हैं, सफल बनना चाहते हैं, तो अपना ऑफिस 5 बार नहीं ओपन कर सकते? मान लिया आप पार्ट टाइमर हैं, आप कहते हैं जी मैं तो पार्ट टाइमर हूं, पार्ट टाइमर हैं तो कम से कम 2 बार ऑफिस खोल लीजिए। 2 बार ऑफिस नहीं खोल सकते, 1 बार खोल लीजिए। यहाँ मालूम पड़ता है हफ्तों हफ्तों हमारा ऑफिस खुलता ही नहीं। जब ऑफिस ही नहीं खुलता तो हम रिजल्ट की अपेक्षा किससे कर रहे हैं? भगवान तो हमें आशीर्वाद दे सकते हैं हमारे कर्मों के लिए, अब हम कर्म ही नहीं करेंगे, ऑफिस ही नहीं खोलेंगे, हमें ब्लेसिंग्स भी नहीं मिलने वाली। दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने अपनी टीम को एक फार्मूला दिया हुआ है, ODOP। अगर आप पार्ट टाइमर हैं, ODOP मीन्स 1 डे 1 प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन मीन्स डूइंग मीटिंग। आपको दिन में एक मीटिंग तो करनी ही करनी है, मिनिमम एक व्यक्ति से तो मिलना ही मिलना है। अगर मेरे पार्ट टाइमर दोस्त एक मीटिंग भी आप नहीं कर रहे हैं तो वाई यू आर इन एलआईसी दोस्त, वाई यू आर इन एलआईसी? हम महीने के 30 दिन में अगर 30 मीटिंग नहीं कर रहे हैं, 25 मीटिंग नहीं कर रहे हैं, 25 बार ऑफिस नहीं खोल रहे हैं, तो वाई? टेल मी। हमारे प्रोफेशन की मेन डिमांड ही हमसे ये है कि मैं मीटिंग करूं, जैसे मैंने शुरू में कहा, और मैं वही काम नहीं कर रहा, मैं अपना ऑफिस ही नहीं खोल रहा, फिर मैं सफलता की बातें कर रहा हूं। ऐसा क्यों? जितनी ज्यादा आप अपना ऑफिस खोलेंगे, मीटिंग्स करेंगे, आपकी सफलता के चांस उतने ही बढ़ेंगे दोस्तों। और मीटिंग नहीं करेंगे, सफलता कहां से आएगी? फ्रेंड्स, एक बात ध्यान रख लीजिए, जितनी आप अपने कस्टमर के साथ बैठ के चाय पियेंगे ना, जो मैंने कहा चाय जरूर पीनी है जाकर, आपकी संभावनाएं रिजल्ट की उतनी बढ़ेंगी। मोर टी पी, मोर टी, चाय पीनी है, 5 चाय पीनी है, अरे गैस ही तो बनेगी, पियो यार, चाय पियो, क्या दिक्कत है? और कुछ मत पी लेना, कहने के सर ने कहा कुछ पीना है तो कुछ और पी लिया हम लोगों ने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट टी, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। जितना कस्टमर के साथ बैठेंगे उतना आपका काम बढ़ने वाला है दोस्तों। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जो मेरे पार्ट टाइम फ्रेंड्स हैं, पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं एलआईसी का, पार्ट टाइम बोलते तो हैं बट वो एनी टाइम होता है। पार्ट टाइम इक्वल टू एनी टाइम, एनी टाइम मीन्स कभी नहीं।
महीने में कभी कभी कर लिया, मन किया, डीओ साहब का फोन आ गया, क्या कर रहे हो, जीवन शांति बंद हो रही है, क्या कर रहे हो, अच्छा सर 2-4 लोगों से बात करता हूँ। कभी भी जाग जाते हैं हम लोग, धक्का आता है डीओ का बहुत जोर से। तो मैं चाहता हूँ कि आप अंदर से जाग जाएं एक बार। एक पॉइंट बहुत सीरियस है दोस्तों कि अगर आप फुल टाइम एलआईसी में आते हैं तो आपकी सफलता की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी। आप अपने आप को फुल्ली डिवोट करके देखिए अगले 1 साल तक। मैं आपसे 1 साल मांग रहा हूं अपनी जिंदगी का। आप 365 दिन फुल टाइम 8 से 8 एलआईसी को देकर देखें। आप सफल ना हो जाए, मुझे आके बोल दीजिएगा। 365 दिन 8 से 8। अगर हम प्राइवेट जॉब करते हैं उसके लिए भी आप 8 से 8 का टाइम दे रहे हैं दोस्तों। आपको 10 बजे ऑफिस की अटेंडेंस लगानी है, 6 बजे वहां से निकलना है। संडे को कुछ नहीं कर पाएंगे, कहने की बात होती है 10 काम है, बीवी खाना नहीं देगी वरना। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस क्षेत्र में फुल टाइम आए। जितना आप फुल टाइम आके काम कर सकते हैं और जितनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं किसी दूसरे क्षेत्र में नहीं प्राप्त कर सकते। एक बार सेट हो जाएंगे ना यहाँ पर, तो लॉन्ग टाइम तक आपको पेंशन आती रहेगी दोस्तों एलआईसी के अंदर। लेकिन जो चीज हमें सब कुछ दे रही है उसी की हमने उपेक्षा कर रखी है। आई डोंट नो वाई, आई डोंट नो वाई। जो जिस चीज से मुझे सब कुछ मिल सकता है, लोगों को मिल रहा है, मुझे मालूम है मैं कर सकता हूँ, फिर भी मैंने आंखें बंद की हुई है। फुल टाइम के नाम पर मैं एलआईसी में आ तो गया, लेकिन 8 से 8 का टाइम नहीं दे रहा एलआईसी को। हफ्ते में 5 मीटिंग करूंगा जी, कोई मिलता ही नहीं जी मुझे। जब मैं एक्टिविटीज नहीं कर रहा, मेरी मीटिंग लीड्स जनरेट कहां से होंगी? कितनी मैं मार्केटिंग एक्टिविटीज कर रहा हूं। फ्रेंड्स, आई एम वेरी सीरियस ऑन दिस टॉपिक कि आपको यदि एलआईसी में सफल होना है तो आपको भी टाइम देना होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और टाइम का मतलब है क्वालिटी टाइम। मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ सिर्फ, नहीं बात बनेगी। मैं फेसबुक पे एक्टिव हूँ, नहीं बात बनेगी। फिजिकली फॉर्म में मीटिंग, अभी कोरोना पीरियड चल रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट आफ्टर दिस यू शुड बी रेडी। अभी आप जूम पे मीटिंग कर सकते हैं ना, या किसी और तरीके से मिल सकते हैं। लोग एक्टिव हो गए हैं वैसे पूरे सेफ्टी मेजर्स के साथ। अगर आपको सफल होना है तो आज ही एलआईसी में फुल टाइम 8 से 8। सिंपल फार्मूला है ना, 365 दिन में सक्सेसफुल। फ्रेंड्स, आई होप कि आज की जो आपने विल और स्किल का हमने कॉम्बिनेशन बनाया उसको आप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। लेकिन अगेन वही बात जो हमने पहले बताई, आपकी स्लाइड पे अभी आपको दिख रही होगी कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा। अभी तो मैंने आपको कह दिया 8 से 8 एलआईसी में आना है, लेकिन आपको अपनी फैमिली को भी देखना है, अपनी पर्सनल लाइफ को भी देखना है। अगर आप अभी फुल टाइम नहीं आ पा रहे हैं, प्रोफेशनली आप पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, तो टाइम मैनेजमेंट की जिम्मेदारी किसकी है दोस्तों? आप एलआईसी में आए हैं तो एलआईसी को तो समय चाहिए ना आपका। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम एलआईसी को समय नहीं देंगे तो बात नहीं बनेगी। जितना समय देंगे उसी अनुपात में आपको एलआईसी से रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों, आज से टाइम अगर हमने नहीं दिया पास्ट में तो अब से देना शुरू करें। लेकिन अगेन मैं उसी पॉइंट पे आऊंगा कि आपको एलआईसी में फुल टाइम काम करना चाहिए। दिस इज माय सिंसियर एडवाइस। ये आपको भविष्य में लाभ देगी। आज आप डेट है ना, याद रखेंगे आज की, कि हमने ऐसे ऑनलाइन जूम में किसी ने बताया था। एक चीज दोस्तों आपने नोट किया कभी? एक चीज आपने प्रैक्टिकली नोट की होगी, मैं समझता हूँ। यदि हमारे जीवन में कुछ भी घटित होता है जिससे हमारे जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ने वाला, वो भी घटित होता है, तो सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ने वाला है? एलआईसी पर। हमारे डीओ साहब का फोन आएगा, सर काम क्यों नहीं कर रहे भाई? क्या हुआ भाई? सर पड़ोस में शादी है और मैं उसमें बिजी हूँ। मीटिंग में विकास जी ने कहा था कि सोशली एक्टिव होना है, तो मैं उस शादी में पूरी तरह एक्टिव हो गया हूँ। दोस्तों, यहाँ क्या पॉइंट आया कि आपने अपना मेन प्रोफेशन छोड़ दिया। मैं आपको कह रहा हूँ, आपको एक्टिव होना है, लेकिन अपने काम की तर्ज पे नहीं। आपको अपना ऑफिस भी डेली खोलना है। अगर लाइफ में कुछ दूसरी समस्याएं आ रही हैं तो उन समस्याओं का जो बोझ है वो एलआईसी पर मत डालिए, उसको मैनेज कीजिए। आपकी लाइफ में कुछ कमिटमेंट्स हैं, आप उनको पूरा अगर करना चाहते हैं लाइफ में, तो आपको एलआईसी को समय देना होगा। आप बार बार ये नहीं कह सकते मैं यहाँ बिजी हूँ, वहाँ बिजी हूँ, मैं उसके यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ घर में ये हो गया, वाइट वॉश चल रहा है। दोस्तों, एलआईसी में आए हैं, वो टाइम देना होगा, तभी आप सफल एजेंट बन पाएंगे। और एक सलमान खान जी का एक फिल्म का डायलॉग था ना, एक बार कमिटमेंट कर दिया तो फिर मैं किसी की नहीं सुनता। आप ये ना कहें कि एक बार कमिटमेंट कर दिया तो उसके बाद तो मैं
सुनता ही सुनता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। आपने यदि कहा है कि मुझे अगले 365 दिन में, 73 दिन में या 3 साल बाद मुझे कहाँ पहुँचना है, जो आपने विल लिया है कि मुझे 18 अक्टूबर 2023 को अपने आप को कहाँ देखना है, उससे पहले मैं किसी की नहीं सुनने वाला, तब तो बात बन जाएगी दोस्त, तब बात बन जाएगी। वो कमिटमेंट मुझे आपसे चाहिए, ये पॉजिटिविटी लेकर आएगा आपके अंदर। ये मोटिवेशन फैक्टर नहीं है, ये पॉजिटिविटी फैक्टर है। अगर आपको अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा का लेकर आनी है तो आपको अपने आप से जो कमिटमेंट किया है उसको पूरा भी करना है। फ्रेंड्स, अभी हमने देखा 3 स्टेप देखे, विल, स्किल, इम्प्लीमेंटेशन, फोर्थ है रिव्यू। यदि आप क्या कर रहे हैं अपनी जांच पड़ताल खुद ही नहीं करेंगे, आंकलन ही नहीं करेंगे, एनालिसिस ही नहीं करेंगे, अर्थात रिव्यू नहीं करेंगे, तो आप आने वाले टाइम में अच्छी स्ट्रैटेजीज नहीं बना पाएंगे। एक स्ट्रैटेजी आपने बनाई, उसको आपने इम्प्लीमेंट किया, फिर आपको ये भी देखना है कि इस स्ट्रैटेजी से मेरे पास कितना रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर भविष्य में रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं तो आपकी स्ट्रैटेजी ठीक है, यदि उसमें रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं तो आपको स्ट्रैटेजीज में बदलाव करना होगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप एक रिव्यू सिस्टम बनाना शुरू करें। उसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप 1 महीने में कौन-कौन सी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ करने वाले हैं और पिछले महीने कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ आपने की। आपने पिछले महीने कौन सी पॉलिसी बेची, कितनी पॉलिसी बेची, आपकी कितनी इनकम हुई, आपने कितनी मीटिंग्स अपने कस्टमर के साथ की, आप कितनी बार ब्रांच में अपने रिस्पेक्टिव डेवलपमेंट ऑफिसर से मिलने गए, आपने कस्टमर रिलेशनशिप के लिए क्या किया, आपने अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए कितने, विकास जी के जो कह रहे थे ना इंश्योरेंस गुरु जी यूट्यूब चैनल पे अच्छी अच्छी नॉलेज की बातें बताई हुई हैं, वो कितनी देखी, आपने सोशल नेटवर्किंग का कितना यूज किया। फ्रेंड्स, आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए, उसमें आपको ये पता होना चाहिए मंथली बेसिस पे किस डेट पर आप क्या कर चुके हैं और भविष्य में क्या करने की प्लानिंग कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर हम रिव्यू की बात कर रहे हैं तो पास्ट की बात कर रहे हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 18 दिन पहले या 17 दिन पहले आपने क्या क्या किया, कितने लोगों से मीटिंग की, तो हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। मेरे को कितनी पॉलिसी सेल की, ये रिकॉर्ड मिलना आसान होगा, लेकिन और दूसरी इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं होगी कि मेरे द्वारा कौन कौन सी एक्टिविटीज मेरे द्वारा की जा रही हैं। जिस दिन आपने जो एक्टिविटीज आपके द्वारा की जा रही है उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया, देन सी द रिजल्ट, मिरेकल विल हैपन। क्योंकि हम नोट ही नहीं करते ना, पिछले हफ्ते क्या हुआ, कल मैंने क्या किया वही नहीं पता होगा हमको आज की डेट में, क्योंकि हम कर दिया, भूल गए, नेक्स्ट की तैयारी। सर ने कहा कि 18 अक्टूबर 2023 को देखो, जो पिछला गया तो गया। फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब ये है, यदि आपको लॉन्ग टर्म गोल अचीव करना है तो आप आज की डेट में क्या क्या कर रहे हैं, कितना कितना वो अचीव हो रहा है आपके कार्यों के द्वारा, उसमें क्या इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ रिव्यू के माध्यम से ही आपको मालूम पड़ सकती है। और रिव्यू के लिए क्या जरूरी है कि आपने रिकॉर्ड मेंटेन किया हो। अब रिकॉर्ड मेंटेन कौन करेगा दोस्त? आप ही करेंगे, और कौन करेगा? एक रजिस्टर आज ही ले लीजिए। मैं तो कहता हूँ अभी मीटिंग के बाद एक रजिस्टर मेंटेन कीजिए, कल जो जो कार्य करेंगे उसको नोट करना शुरू कर दीजिए। आपको महीने के एंड में मालूम पड़ जाएगा कि मैंने 50 मीटिंग की, मेरी इतनी पॉलिसी कन्वर्ट हुई, मेरे को इतनी इनकम हुई, मेरे सोशल नेटवर्किंग नहीं कर पाया, सर्विसिंग के लिए पॉलिसी नंबर्स जो मुझे कहा गया था 10,000 20,000 नंबर इकट्ठे करने हैं रिमाइंडर भेजने के लिए, वो इकट्ठे नहीं कर पाया। सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी, लेकिन जरूरत है तो सिर्फ इस बात की कि आप रिकॉर्ड मेंटेन करें और उसका रिव्यू खुद करें। आपसे बढ़िया रिव्यू कोई नहीं कर सकता। उसके अकॉर्डिंग आप फ्यूचर में क्या करने वाले हैं आपने आपको समझ आने वाला है। जैसा मैंने आपको कहा कि मेंटेन रिकॉर्ड मेंटेन आपको ही करना है अल्टीमेटली। इससे क्या होगा, आपका जो इंप्रूवमेंट है ना आपके आने वाले समय में काफी होने वाला है। 1 महीना 2 महीना 3 महीना आप अपने रूटीन में नहीं आएंगे, लेकिन धीरे धीरे आप एक ऐसे रूटीन में आ जाएंगे जो आपने खुद डिसाइड किया हुआ था कि मुझे उस गोल तक पहुंचना है। और ये बेसिक एक्टिविटीज हैं जो एक एजेंट को करनी होती हैं, वो मैं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, वो सब ब्लैक एंड व्हाइट में आपके सामने होगा। फ्रेंड्स, मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, डोंट चेंज योर टारगेट, चेंज योर स्टाइल ऑफ वर्किंग। आप अपना लक्ष्य मत बदलिए, अपने काम करने की विधि बदल सकते हैं यदि परिणाम नहीं आ रहे हैं तो।
आप परिणाम नहीं आ रहे हैं, आपने जो लक्ष्य ले लिया है वो नहीं बदलना चाहिए, बस दैट्स इट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप रिव्यू करें, अपनी स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करें और इम्प्लीमेंटेशन करते रहिए। एक पॉइंट मैं पर्सनली आपको एडवाइस देना चाहता हूँ, जो मैं अक्सर सबको देता हूँ, अपनी टीम मेंबर्स को तो हमेशा ही देता हूँ। एक छोटा सा पॉइंट, आई होप यू विल फॉलो इट। सोने से पहले सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट मैं आपसे कहूँगा, सोने से पहले 2 मिनट सिर्फ ये अपने आप से बातचीत करें कि मैंने आज क्या किया, क्या मैंने अपनी उन्नति के लिए, अपने विकास के लिए, अपने ग्रोथ के लिए कुछ किया, मैंने एलआईसी में क्या किया, पर्सनल लाइफ के लिए क्या किया, अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए क्या किया, क्या कैसा रहा मेरा आज का दिन। अगर 2 मिनट आप अपना स्वयं का आकलन करेंगे ना, जो अगला दिन आने वाला होगा आप बेहतरीन तरीके से उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मेरा पर्सनल एडवाइस है। मानेंगे तो अच्छा, नहीं मानेंगे तो कोई इतना इशू नहीं है। दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल एडवाइस, दिस इज पर्सनल एडवाइस कि सोने से पूर्व 2 मिनट अपने आप को दीजिए कि मैंने आज पूरे जीवन में क्या किया, पूरे दिन के जीवन में क्या किया, चाहे वो पर्सनल लाइफ का मैटर हो, बच्चों के साथ क्या किया, पेरेंट्स के साथ में टाइम बिताया नहीं बिताया, मैंने एंटरटेनमेंट किया नहीं किया, मैंने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया। 2 मिनट पहले सोने से सिर्फ मुझे आपसे मिल जाए, 1-2 महीने करके देखिए, पसंद आए तो मुझे बता दीजिएगा, पसंद आए आपको उससे फायदा पहुंचे, नहीं पहुंचे तो मुझे बता दीजिएगा। आई विल बी मोर हैप्पी। थैंक यू सो मच, आपने पेशेंस के साथ मुझको सुना, मेरी बातों को समझा, और आई विल बी मोर हैप्पी यदि आप प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करें। और फ्रेंड्स, इनको आज से, अभी से माइंड सेट करना है, और सोने से 2 मिनट पहले आज से ही शुरू करना है। और यदि अभी तक आपने हमारा इंश्योरेंस गुरुजी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आज इसको सब्सक्राइब करें और एक वीडियो को डेली देखें। आई एश्योर यू विद इन 1 मंथ यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट, मोर नॉलेजेबल। थैंक यू सो मच। और आपका जो भी लक्ष्य 2023 का होगा उसको मेरे साथ शेयर कीजिएगा। जो भी लक्ष्य आपका शॉर्ट टर्म होगा मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। यस यस अरुण सर, थैंक यू, बढ़िया सेशन हुआ आपका। इतना जानकारी आपने दिया ना, सब कुछ चीजें इतनी थी ना, मैं सोच रहा है सर, आप इतना कुछ दिया है ना अभी इस सेशन में। मैं हमारे ब्लिस लर्निंग हब यूट्यूब चैनल के जितने भी सारे लाइव अभी देख रहे हैं उनको तो बहुत बेनिफिट हो जाएगा। मैं बोलता हूँ अभी जो पीरियड बचा है MDRT COT TOT के लिए, जो दिसंबर तक, ये सारी चीजें आप इम्प्लीमेंट करते हैं ना दोस्तों, मैं बोलूंगा सर का यही इंटेंट है, आपको इम्प्लीमेंट करें। और आप ये जो कमिंग डेज बचे हुआ है MDRT के लिए, तो आप इम्प्लीमेंट करके अपना जो टारगेट है कंप्लीट कर सकते हैं। और आपको सर को और एक थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि कंटिन्यूस बात किया है। सर ने मुझे बताया था जो भी चीजें सर के पास है ना, मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छी तरह से चीजें है, बहुत एजिंग के लिए बेनिफिट है, प्रैक्टिकल है। तो मैं सर को धन्यवाद देता हूँ, ब्लिस लर्निंग हब और ब्लिस इन्फोसॉफ्ट की तरफ से, और देवेश सर की तरफ से मैं थैंक यू बोलूंगा। बहुत अच्छा सेशन रहा, और हमारे सारे ब्लिस के यूजर को गारंटेड बेनिफिट हो जाएगा और लोग यूज करेंगे। और आगे फ्यूचर में भी मैं आपको बुलाऊंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, आप वापस आ सकते हैं और हमारे एजेंट के लिए नए चीज लेके आ सकते हैं।